Yes, good afternoon, students. Welcome to SD Commerce Career Sector 10 Panchkula. This is CA Dheeraj here. Hope so you are doing well. And आप लोगों ने मेरा last lecture that is all about chapter number 6 of the Companies Act 2013 about registration of charges आप लोगों ने complete किया होगा. सर अगर वेटेज वाइज इस टॉपिक की बात करें कि ये जो रजिस्ट्रेशन ऑफ चार्जेस टॉपिक हमने लास्ट क्लास में कंप्लीट किया, उस टॉपिक की वेटेज फ्रॉम द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू कितनी है सर? 6 मार्क्स की. दैट मीन्स वो अकेला टॉपिक 6 मार्क्स की मैक्सिमम वेटेज आपके लिए रखेगा. क्लियर? सो आपने अगर कंपनीज एक्ट को प्रिपेयर करना भी है, दैट मीन्स अगर हम डिवाइडेशन के अकॉर्डिंग टू चलें, जो इंडेक्स में हमने डिस्कस भी किया था कि जो फर्स्ट 10 टॉपिक्स हैं, दैट मीन्स कंपनीज एक्ट के जो हमारे टॉपिक्स हैं वो प्योरली हमारे लिए 60 मार्क्स की वेटेज रखेंगे एंड रेस्ट चैप्टर नंबर 11, 12, 13 एंड 14 वो हमारे लिए रखेंगे सर 40 मार्क्स की वेटेज एग्जाम में. तो 60 मार्क्स को भी अगर हम डिवाइड करके चलें कि कौन सा टॉपिक यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट है एंड कौन सा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे ज्यादा वेटेज रखेगा, तो प्लीज आप इसको वेटेज के पॉइंट से भी क्या करना, रीड आउट करना कि कौन सा टॉपिक हमें फर्स्ट करना चाहिए एंड कौन सा आफ्टर दैट. ओके, सो सर इन टुडेज क्लास मैं आप लोगों को एक नया टॉपिक स्टार्ट करवाने वाला हूं, बहुत ही इंटरेस्टिंग प्लस बहुत ही एक अच्छा टॉपिक, दैट इज चैप्टर नंबर 8. सर आपने कहा था लास्ट क्लास के अंदर कि मैं आपको 3 टॉपिक्स लगातार करवाऊंगा, चैप्टर नंबर 5, चैप्टर नंबर 6 एंड चैप्टर नंबर 8. क्लियर? सो चैप्टर नंबर 6 हमारा इन द लास्ट क्लास हो चुका एंड आज मैं आपको करवाऊंगा, बिल्कुल छोटा सा टॉपिक है प्लस इंटरेस्टिंग टॉपिक है, अबाउट द पेमेंट एंड डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड. दैट मींस हाँ सर, डिविडेंड बहुत बार सुना कंपनीज अकाउंट में, लॉट ऑफ टाइम अकाउंट्स में भी ये वर्ड काफी बार आया कि डिविडेंड कंपनी ने डिक्लेयर किया, डिविडेंड की पेमेंट कंपनी ने करी. बट सर वो तो एक न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से था कि उन्होंने दिया होता था, हम वहां पे अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कर देते थे. बट फ्रॉम द लॉ पॉइंट ऑफ व्यू, दैट मीन्स कौन कौन सी प्रोविजंस का कंप्लायंस हमें कंपनीज एक्ट के अकॉर्डिंग टू करना पड़ेगा एंड डिविडेंड डिक्लेयर करने का प्रोसीजर क्या होता है या डिविडेंड की पेमेंट करने का प्रोसीजर क्या होता है, वो सारी रेलेवेंट प्रोविजंस आपको कहां पे मिलेंगी? चैप्टर नंबर 8, दैट इज डिक्लेरेशन एंड पेमेंट ऑफ डिविडेंड. क्लियर? सो आइए नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं प्रॉपर वे से. सर बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक और एक अच्छा टॉपिक, सिंपल लैंग्वेज वाला. क्लियर? ऐसा नहीं कि मुझे यहाँ पे बहुत सारी प्रोविजंस को ध्यान में रखना पड़ेगा या कोई हार्श प्रोविजन यहाँ पे यूज कर रखी है, ऐसा यहाँ पे कुछ भी नहीं है. बहुत ही इजी लैंग्वेज वाली प्रोविजंस यहाँ पे गिवन है. यस प्लीज. फर्स्ट ऑफ ऑल सर चैप्टर नंबर 8, डिक्लेरेशन एंड पेमेंट ऑफ डिविडेंड, इंट्रोडक्शन टू डिविडेंड. सर फर्स्ट ऑफ ऑल डिविडेंड का मतलब क्या होता है? डिविडेंड इज बेसिकली अ इनकम, वर्ड बोल सकते हो एन इनकम. क्लियर? या वर्ड बोल सकते हो कि आपकी रिटर्न, इन्वेस्टमेंट के ऊपर जो रिटर्न आपको मिल रही है, दैट इज कॉल्ड एज डिविडेंड. हाँ सर, रिटर्न तो हमने सुनी है, लाइक अगर हमने कंपनी को लोन प्रोवाइड किया तो कंपनी हमें क्या प्रोवाइड करती है? इंटरेस्ट. एंड अगर हमने कंपनी के डिबेंचर्स परचेज किए तो कंपनी हमें क्या पे आउट करती है? इंटरेस्ट. ऐसे ही अगर आपने कंपनी के क्या परचेज किए हुए हैं? शेयर्स परचेज किए हुए हैं, तो शेयर्स के ऊपर कंपनी आपको क्या पे आउट करती है? एक रिटर्न पे आउट करती है एंड दैट रिटर्न इज कॉल्ड एज डिविडेंड. आइए लॉ के अकॉर्डिंग टू इसका मीनिंग समझते हैं. सर डिविडेंड इंक्लूड्स एंटायरम डिविडेंड. मीनिंग तो कुछ नहीं समझाया, उल्टा ये बता के गया कि डिविडेंड के अंदर एंटायरम डिविडेंड भी क्या होगा? इंक्लूड होगा. द टर्म एंटायरम डिविडेंड मीन्स डिविडेंड डिक्लेयर्ड बिटवीन 2 AGM. क्लियर? यहां पे मैं आपको पहले ही वर्ड क्लियर कर दूं सर, 2 तरह के AGM, 2 तरह के डिविडेंड होते हैं. एक होते हैं फाइनल डिविडेंड, क्लियर, एंड सेकंड होता है एंटायरम या इंटरिम, वर्ड भी बोल देते हैं इंटरिम डिविडेंड, whatever you pronounce, आप कुछ भी इसको प्रोनाउंस कर सकते हैं. नंबर 1 इज फाइनल डिविडेंड एंड नेक्स्ट इज एंटायरम डिविडेंड. सर फाइनल डिविडेंड तो कौन सा डिविडेंड हुआ? जो कंपनी AGM पे डिक्लेयर करती है. दैट मीन्स फॉर द प्रीवियस ईयर जो हमारा निकल चुका, उसकी पूरी प्रॉफिटेबिलिटी को काउंट करने के बाद, सारे रिजल्ट्स को देखने के बाद जो कंपनी AGM में डिक्लेयर करती है, दैट इज कॉल्ड एज फाइनल डिविडेंड. बट सर जो AGM पे डिक्लेयर ना हो, जब कंपनी के पास ड्यूरिंग द ईयर
अच्छी खासी प्रॉफिटेबिलिटी हो और वो अपने शेयर होल्डर्स को खुश करना चाहते हैं, अपनी मार्केट में एक मूवमेंट बढ़ाना चाहते हैं, अपनी रिस्पेक्ट गुडविल अच्छी क्रिएट करना चाहते हैं, तो वहां पे कंपनी ड्यूरिंग द ईयर ही, एजीएम की वेट भी नहीं कर रही, ड्यूरिंग द ईयर ही क्या कर देती है, इंटरिम डिविडेंड रिलीज कर देती है। सो यहां पे दो तरह के डिविडेंड्स आपके पास आएंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल आप ये भी बात समझें कि इसका प्रोसीजर क्या है इसको डिक्लेयर करने का। दैट मीन्स अगर डिविडेंड मुझे डिक्लेयर करना भी है तो डिविडेंड डिक्लेयर करेगा कौन? सर फर्स्टली डिविडेंड इज रिकमेंडेड बाय, फर्स्ट ऑफ ऑल सर मैंने तो रिकमेंड किया, आप एक बार बताओ क्या मैंने वर्ड डिक्लेयर बोला? मैंने वर्ड क्या बोला यहाँ पे? रिकमेंडेड। बोर्ड की तरफ से रिकमेंड किया जाएगा कि इस बार का डिविडेंड 12% दिया जाए। सर मैंने रिकमेंडेशन डाली, मैंने डिक्लेरेशन नहीं डाली, डिक्लेयर नहीं किया, मैंने सिर्फ क्या किया? रिकमेंड किया। क्लियर? सो रिकमेंडेड बाय द, यहां पे क्या लिखा है? रिकमेंडेड बाय द बोर्ड, द मेंबर्स इन द एजीएम मे डिक्लेयर द डिविडेंड बाय पासिंग, एक ओआर वहां पे क्या करना पड़ेगा? पास करना पड़ेगा। अब सर ओआर आपने बहुत बेटर वे से में समझाया था कि ऑर्डिनरी बिजनेसेस को करने के लिए वहां पे ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन क्या होते हैं? पास। एंड ऑर्डिनरी बिजनेसेस हमारे पास कितने थे? 4। नंबर 1 इज अडॉप्शन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, नंबर 2 डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड। याद आया कुछ पॉइंट? वो 4 मेन जो बिजनेस थे जो एजीएम में कंडक्ट किए जाते हैं, दैट आर कॉल्ड एज ऑर्डिनरी बिजनेसेस, एंड वन ऑफ देम इज डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड। तो आपको जस्ट क्या करना है? मेंबर से ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन पास करवा के डिविडेंड को क्या करवाना है? डिक्लेयर करवाना है। और यहां पे लिखा भी हुआ है एज एन आइटम ऑफ ऑर्डिनरी बिजनेस। सर ये पॉइंट तो हम पहले चैप्टर नंबर 7 के अंदर भी रीड आउट कर चुके हैं। The members may reduce the rate or amount recommended by the board, but they cannot increase it. ये पॉइंट अपने आप में एक अच्छा पॉइंट है सर जो रिटेन करने वाला है। मेंबर्स चाहें तो इस रेट को कम जरूर कर सकते हैं बट ज्यादा नहीं कर सकते सर। अगर मान लो मैं कह रहा हूं कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने कहा, रिकमेंड किया कि 15% डिविडेंड क्या किया जाए? डिक्लेयर किया जाए। सर 15% डिविडेंड उन्होंने क्या किया? रिकमेंड किया। अब जो मेंबर्स हैं वो बाय पासिंग अ ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन या तो 15% ही डिक्लेयर करेंगे या 15% से कम, बट उससे ऊपर नहीं जा सकते। मैं कहूं जी मैम एज अ मेंबर मैं डिक्लेयर कर रहा हूं जी कि 20% डिविडेंड देंगे, 15% नहीं, नॉट पॉसिबल सर, बिकॉज सेक्शन के अंदर ऑलरेडी लिखा हुआ है, रेगुलेशन के अंदर ऑलरेडी लिखा हुआ है कि जो मेंबर्स हैं वो रिड्यूस तो कर सकते हैं जो अमाउंट रिकमेंडेड बाय द बोर्ड है, क्लियर, बट उसको इंक्रीज नहीं कर सकते। तो मैक्सिमम अमाउंट रिकमेंडेड बाय द या परसेंटेज रिकमेंडेड बाय द बोर्ड, क्लियर। एंड नेक्स्ट इज सर एंटायरम डिविडेंड से मेंबर से पूछने की आपको कोई जरूरत नहीं है, वो डिक्लेयर्ड बाय ही, डायरेक्टली डिक्लेयर्ड बाय द क्या होगा? बोर्ड। देखो वर्ड्स में क्या फर्क है, देखो ऊपर सर फाइनल डिविडेंड को बोर्ड ने क्या किया था? रिकमेंड, बट डिक्लेयर किसने किया था? मेंबर्स ने। बट एंटायरम डिविडेंड के केस में डिक्लेयर ही कौन करेगा? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। दैट मींस वहां पे मेंबर से पूछने की जरूरत नहीं है कि आपने एंटायरम डिविडेंड क्यों दिया। इज दैट फाइन? तो वहां पे आपको ये चीज याद रखनी है कि फाइनल डिविडेंड को डिक्लेयर कौन करते हैं? मेंबर्स, क्लियर। और मेंबर्स में रिड्यूस द अमाउंट और परसेंटेज रिकमेंडेड बाय द बोर्ड बट कैन नॉट इंक्रीज इट। उसको इंक्रीज नहीं कर सकते, रिड्यूस जरूर कर सकते हैं। और इंटरिम डिविडेंड जो है वो डिक्लेयर्ड बाय द ही क्या होता है? बोर्ड। नेक्स्ट इज सर व्हाट आर द कंडीशंस फॉर डिक्लेरेशन एंड पेमेंट ऑफ डिविडेंड। दैट मींस अगर मुझे डिविडेंड डिक्लेयर करना भी है या उसकी पेमेंट भी करनी है तो उसके लिए क्या क्या कंडीशंस वहां पे होंगी? यस, नंबर 1 इज सोर्सेज ऑफ डिविडेंड, क्लियर, सोर्सेज ऑफ डिविडेंड। यस, तो हमारी बात चल रही थी कि बेसिकली अगर हमने अपना डिविडेंड डिक्लेयर करना है या आपने पेमेंट ऑफ डिविडेंड करनी है तो उसके लिए क्या क्या कंडीशंस हमारे सिलेबस में यहाँ पे गिवन है एज पर द कंपनीज एक्ट। यस प्लीज सर, कंडीशंस फॉर डिक्लेरेशन एंड पेमेंट ऑफ डिविडेंड। सबसे पहले तो सर हमें सोर्स बताइए कि डिविडेंड जो डिक्लेयर होगा, डिविडेंड को डिक्लेयर करने का सोर्स क्या है? दैट मींस कहां से वो पैसा लिया जाएगा? सर फर्स्ट ऑफ ऑल प्रॉफिट्स ऑफ द कंपनी, जो कंपनी के प्रॉफिट्स होंगे फॉर द करंट ईयर, फॉर द प्रीवियस ईयर एंड रिमेनिंग अनडिस्ट्रीब्यूटेड, लाइक जिसे आप वर्ड बोलते हैं एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, जो आपके पास सरप्लस अकाउंट में बैलेंस पड़ा है
और बोथ। तो कहने का मतलब सिंपल सी बात कि आप अपने करंट ईयर के प्रॉफिट्स जो आपने कमाए हैं उसमें से आप ये अपना डिविडेंड डिक्लेयर कर सकते हैं, या जो आपके पास पास्ट प्रॉफिट्स पड़े हैं, जो अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स पड़े हैं सरप्लस अकाउंट के अंदर, उसको भी आप यूज करके अपने डिविडेंड क्या कर सकते हैं, पे आउट कर सकते हैं। और या फिर मनीज प्रोवाइडेड बाय सीजी और एसजी इन परसुआंस ऑफ अ गारंटी गिवन बाय इट। ये बहुत रेयर चांसेस होंगे। दैट मींस अगर गवर्नमेंट ने आपकी कंपनी को कोई गारंटी प्रोवाइड कर रखी है कि आपके शेयर होल्डर्स को अगर डिविडेंड पे आउट करना पड़ा तो उसके लिए हम आपको गारंटी प्रोवाइड करते हैं कि हम वहां पे आपको अमाउंट क्या करेंगे, प्रोवाइड करेंगे। तो जो भी गारंटी सीजी या एसजी ने आपको प्रोवाइड की होगी तो वो मनी आप उनसे रिसीव करके डिविडेंड के थ्रू क्या कर सकते हैं, पे आउट कर सकते हैं। हालांकि ये बेसिकली मे बी गवर्नमेंट कंपनी में ये चीज हो सकती है, पब्लिक प्राइवेट में जल्दी जल्दी ये चीज देखने को नहीं मिलती, क्योंकि पब्लिक और प्राइवेट कंपनी का मेन सोर्स डिविडेंड डिक्लेयर करने का क्या है, प्रॉफिट्स ऑफ द कंपनी। यस, मैनर ऑफ कंप्यूटिंग प्रॉफिट्स। अब सर ये तो बता दो कि प्रॉफिट्स मतलब जो टू नेट प्रॉफिट आ रहा है, दैट मीन्स जो हमने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर जो प्रॉफिट टैक्स आफ्टर टैक्स कैलकुलेट किया, क्या वो प्रॉफिट हमें उठाने हैं या बिफोर टैक्स हमें कैलकुलेट करने हैं, तो क्या मैनर वहां पे होगा फॉर कंप्यूटिंग द प्रॉफिट्स। दैट मींस कौन से प्रॉफिट्स को एलिजिबल माना जाएगा फॉर द पेमेंट ऑफ डिविडेंड्स। नंबर 1 इज डेप्रिसिएशन शैल बी प्रोवाइडेड सो एज टू कंप्यूट द प्रॉफिट्स। आप ये मत कहना सर डेप्रिसिएशन इज अ नॉन कैश आइटम, हमारा इस चीज से कोई मतलब नहीं है। हम आपको जस्ट ये बता रहे हैं कि अगर आपने प्रॉफिट्स को कैलकुलेट करना है, प्रॉफिट्स को फाइंड आउट करना है कि कौन से प्रॉफिट्स एलिजिबल होंगे फॉर द पेमेंट ऑफ डिविडेंड, तो डेप्रिसिएशन को आपने वहां पे एक्सपेंस के तौर पे क्लेम करना है, खर्चा वहां पे प्रॉपर डालें डेप्रिसिएशन का। आफ्टर दैट जो प्रॉफिट्स आएंगे डेप्रिसिएशन डालने के बाद जो आएंगे उन प्रॉफिट्स के बेसिस पे आपने डिविडेंड डिक्लेयर करना है। इन कंप्यूटिंग द प्रॉफिट्स एनी अमाउंट रिप्रेजेंटिंग, हाँ बट ये याद रखना कि जो अनरियलाइज्ड गेन्स हैं या यू कैन से नोशनल गेन्स हैं और revaluation of asset and any change in carrying amount of any asset or of a liability on the measurement of asset or liability at fair value shall be excluded। यार सिंपल सी बात सर, जो रिवैल्यूएशन हम लोग करते हैं कि हमारी एसेट्स की रिवैल्यूएशन करने से हमें इतना प्रॉफिट हुआ या इतना लॉस हुआ, तो कोई भी रिवैल्यूएशन के द्वारा हुआ प्रॉफिट या लॉस आपने कंसीडर नहीं करना। दैट मींस जिसको हम वर्ड बोलते हैं अनरियलाइज्ड गेन्स। सर मैं कह रहा हूं लेट इट बी जो लैंड या बिल्डिंग, क्लियर, लैंड एंड बिल्डिंग जो मेरे पास यहाँ पे बैलेंस शीट में पड़ी थी सर, उसकी वैल्यू पहले कितनी थी, 10 लाख रुपीज। आज उसको रीवैल्यू किया गया तो उसकी वैल्यू कितनी निकली सर, 15 लाख रुपए। क्योंकि नेचुरली सर डे बाय डे वैल्यू क्या होनी है, इंक्रीज। तो आप क्या कहोगे सर, 5 लाख आपको प्रॉफिट हुआ। सर बुक्स में तो हम बुक करते हैं, बुक्स के अंदर तो हम लिखते हैं, बट नहीं, जो आपके रिवैल्यूएशन सरप्लस हैं, दैट मींस जो अनरियलाइज्ड गेन्स हैं, जो आपको मिले ही नहीं, नाम के नोशनल गेन्स हैं। अब ये बात बताओ, क्या 10 लाख रुपए से अगर 15 लाख रुपए बिल्डिंग की वैल्यू हुई, क्या आपके हाथ में कोई पैसा आया? क्या आपको 5 लाख एक्चुअल में रियलाइज हुआ? सर मिला तो कुछ भी नहीं है, जस्ट एक वैल्यू इंक्रीज हुई कि जिसकी वैल्यू पहले कितनी थी 10 लाख, आज उसकी वैल्यू कितनी हो गई 15 लाख। सो ये अनरियलाइज्ड गेन्स हैं, एक नोशनल गेन्स हैं। जिस दिन ये एक्चुअली रियलाइज होंगे उस दिन हम इसको क्या करेंगे, कंसीडर करेंगे। इज दैट फाइन? सो ये पॉइंट यहां पे मैं टिक कर रहा हूं, ये पॉइंट एक अच्छा पॉइंट है लर्न करने के लिए कि अनरियलाइज्ड गेन्स को आपने क्या करना है, इंक्लूड। कोई भी रिवैल्यूएशन आपने वहां पे कंसीडर नहीं करनी व्हाइल कंप्यूटिंग द प्रॉफिट्स फॉर द डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड। यस, एक और बेहतरीन पॉइंट, past year losses and depreciation to be set off. That means before any dividend is declared, the following shall be set off against the profits of the करंट ईयर। आई थिंक सर सेट ऑफ कैरी फॉरवर्ड आप इनकम टैक्स के अंदर बहुत बेटर वे से जान चुके कि सेट ऑफ कैरी फॉरवर्ड क्या होता है, कौन कौन सी जो एक्सपेंसेस हैं, लॉसेस हैं जो सेट ऑफ किए जाएंगे, किस हेड के अकॉर्डिंग किए जाएंगे और कैसे कैरी फॉरवर्ड किए जाएंगे, वो मैं आप मेरे से बेटर जानते हैं, क्योंकि सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड आप इनकम टैक्स के अंदर प्रॉपरली रीड आउट कर चुके। अब यहां पे सर इसका मतलब क्या हुआ कंपनीज एक्ट में, कि आप तो एक तरफ तो बात कर रहे हैं डिविडेंड डिक्लेयर करने की कि हम अपने शेयर होल्डर्स को जो डिविडेंड बांटेंगे, अच्छा खासा एक प्रॉफिट बांटेंगे, बट दूसरी तरफ आपके प्रीवियस ईयर के लॉसेस, प्रीवियस ईयर की जो डेप्रिसिएशन है अनएब्जॉर्ब्ड, जिसको आप बोलते हो अनएब्जॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन या कैरी फॉरवर्ड लॉसेस,
अरे सर पिछले साल की डेप्रिसिएशन तो अभी तक प्रॉपरली क्लेम नहीं हुई, या पिछले साल के लॉसेस तो अभी सेट ऑफ नहीं हुए, और इस साल का आप डिविडेंड बांटने की बात कर रहे हैं। तो कम से कम पहले आप अपनी बुक्स का ट्रीटमेंट तो सही कर लें। ये थोड़ी मतलब सर पिछले साल के तो लॉसेस कैरी फॉरवर्ड हो रहे हैं और इस साल का आप क्या बांट रहे हो, प्रॉफिट बांट रहे हो, डिविडेंड डिक्लेयर कर रहे हो। दिस इज नॉट द वे, ये थोड़ी मतलब है। तो कंपनीज एक्ट ने यहां पे क्या बनाई, आप लोगों के लिए एक प्रोविजन बनाई, क्या कि सर इस साल का जो भी आपका ये डिविडेंड डिक्लेयर करने से पहले आपको क्या सेट ऑफ करना पड़ेगा, लॉसेस ऑफ एनी प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर नॉट प्रोवाइडेड सो फार, जिसे वर्ड बोलते हैं सर कैरी फॉरवर्ड लॉसेस। कैरी फॉरवर्ड जो आपके लॉसेस हैं पहले आप उनको सेट ऑफ करोगे। डेप्रिसिएशन ऑफ एनी प्रीवियस ईयर नॉट प्रोवाइडेड फॉर, दैट इज कॉल्ड एज अनएब्सॉर्ब्ड। अनएब्सॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन, सर जिसकी अभी तक एब्सॉर्प्शन ही नहीं हुई, जिसको प्रॉफिट एंड लॉस में अभी तक जगह ही नहीं मिली। एंड ये चीज भी आप मेरे से बेहतर जानते हैं इनकम टैक्स के अकॉर्डिंग टू। क्लियर सर, डेप्रिसिएशन मैक्सिमम जो अलाउेबल है वो कितनी अलाउेबल होगी, जितने एक्सटेंट तक प्रॉफिट्स हमारे पास अवेलेबल है। एंड रेस्ट ऑफ द डेप्रिसिएशन इज कॉल्ड एज अनएब्सॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन विच इज टू बी क्लेम्ड इन द नेक्स्ट ईयर्स। क्लियर, सो वही पॉइंट्स यहां पे हैं। अरे सर डिविडेंड तो बाद में डिक्लेयर करना, पहले जो आपके पिछले साल के लॉसेस हैं, पिछले साल की अनएब्सॉर्ब डेप्रिसिएशन है, जिनको अभी तक जगह नहीं मिली, पहले आप उनको तो सेट ऑफ करवा दो। इज दैट फाइन? आफ्टर दैट जो आपके पास प्रॉफिट बचेगा दैट विल बी एलिजिबल, दैट विल बी एलिजिबल फॉर द पेमेंट ऑफ डिविडेंड। यस प्लीज, डेप्रिसिएशन। अच्छा सर ये जो आप बार बार डेप्रिसिएशन की बात कर रहे हैं कि डेप्रिसिएशन वहां पे प्रोवाइड करो, ये डेप्रिसिएशन सर एज पर इनकम टैक्स प्रोवाइड करनी है या एज पर कंपनीज एक्ट प्रोवाइड करनी है? तो यहां पे साफ लिख दिया गया कि जो प्रोविजंस, दैट मींस शेड्यूल 2 के अकॉर्डिंग, कंपनीज एक्ट 2013 के शेड्यूल 2 के अकॉर्डिंग टू जो डेप्रिसिएशन बनती है, मतलब इनकम टैक्स एक्ट नहीं, कंपनीज एक्ट के अकॉर्डिंग टू जो डेप्रिसिएशन बनती है वो आप यहां पे क्या करेंगे, चार्ज करेंगे। बिल्कुल सर। एंड ट्रांसफर टू रिजर्व, ट्रांसफर टू रिजर्व इज नॉट मैंडेटरी, मतलब ऑप्शनल, इज ऑप्शनल। पहले किसी टाइम पे होता था सर ये मैंडेटरी, पुराने एक्ट के अकॉर्डिंग, कंपनीज एक्ट 1956 के अकॉर्डिंग ये क्या होता था, मैंडेटरी होता था कि कुछ ना कुछ अमाउंट आपने क्या करनी है, ट्रांसफर करनी है इनटू रिजर्व्स। बट अब मैंडेटरी नहीं है, ऑप्शनल है। अ कंपनी में ट्रांसफर, चाहे तो रिजर्व्स में ट्रांसफर कर सकती है सच परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट एज इट मे डीम फिट, जो उसको क्या लगेंगे, सही लगेंगे, वो टाइम टू टाइम वो क्या कर सकती है, ट्रांसफर कर सकती है। Declaration of dividend out of reserves. If for any financial year there is inadequacy or absence of profits, but a company intends to declare dividend out of कौन से प्रॉफिट, सर प्रीवियस जो कमाए पड़े हैं। चिंता क्यों कर रहे हो सर, जरूरी थोड़ा कि करंट ईयर के प्रॉफिट्स में से देने, हमारे पास पुराना सरप्लस पड़ा है, पुराने एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स पड़े हैं, उसमें से देंगे। एंड ये चीज में भी शायद आपने +2 में भी रीड आउट की होगी, एक डिविडेंड डिसीजन के नाम से फाइनेंशियल मैनेजमेंट का एक पॉइंट होता था डिविडेंड डिसीजन, जिसके अंदर आप पढ़ते थे कि कंपनी अपना एक ट्रेंड बनाए रखने के लिए हर साल कुछ ना कुछ अगर डिविडेंड पे आउट कर रही है, तो अगर बाय चांस करंट ईयर में मेरे को लॉस भी हुआ तो मैं फिर भी अपना ट्रेंड चेंज नहीं करूंगा, मैं एक सीक्वेंस बनाने के लिए, लगातार उसको सेट आउट करने के लिए बार बार अपना वो डिविडेंड पे आउट करता रहूंगा। हाँ कोई बात नहीं सर, करंट फाइनेंशियल ईयर के प्रॉफिट में से ना सही लॉस हो गया तो क्या हो गया, पुराने हमारे पास सरप्लस पड़े हैं वहां से दे देंगे। बट मार्केट में ये खबर नहीं जाएगी कि हमने इस बार डिविडेंड नहीं दिया, बिकॉज ये हमारी रेपुटेशन का सवाल है, ये हमारी गुडविल का सवाल है कि कंपनी लास्ट कितने सालों से लगातार डिविडेंड क्या कर रही है, पे आउट कर रही है। ओके, विच हैव बीन ट्रांसफर्ड टू द फ्री रिजर्व्स, द कंपनी शैल कंप्लाई विद द रूल्स प्रेस्क्राइब्ड बाय सीजी। अब सर ये ध्यान रखना, ये प्रोविजंस आपकी कब लगेंगी सर, व्हेन यू आर यूटिलाइजिंग द अमाउंट फ्रॉम, कहां से, फ्री रिजर्व्स में से। ध्यान से, मैंने वर्ड क्या बोला कि जो आपके एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स हैं पिछले साल के, जो कहां पे ट्रांसफर कर दिए गए थे सर, फ्री रिजर्व्स के अंदर ट्रांसफर कर दिए गए थे। एंड कंपनी उन रिजर्व्स को यूज करके, क्योंकि सर करंट ईयर में तो तुम्हारे पास कुछ बचा ही नहीं, करंट ईयर में तो तुम्हें क्या हो गया, लॉस, और तुम चाहते हो कि मार्केट में हमारी आन बान बनी रहे,
ठाठ हमारी बनी रहेगी, हम तो प्रॉफिट, हम तो हर बार ही डिविडेंड डिक्लेयर करते हैं जी, हम कौन सा कोई आज का नया काम है, कंपनी तो बड़ी प्रॉफिटेबिलिटी में है। आप अपनी रेपुटेशन के चक्कर में उन रिजर्व्स को यूज करके डिविडेंड डिक्लेयर करना चाहते हैं, तो कहते हैं जो सीजी ने वहां पे रूल्स बनाए उन रूल्स को आपको क्या करवाना पड़ेगा, कंप्लाई करवाना पड़ेगा। तो इसलिए क्या रूल्स हैं, प्रोविजंस कंटेन्ड इन द रूल 3। यस प्लीज। rate, first of all, the rate of dividend declared shall not exceed the average of the rates at which dividend was declared by the company in the immediate preceding 3 financial year। अरे मालिक, सिंपल सी बात, करंट ईयर में आपका है लॉस, क्लियर। अब आपके पास सोर्स क्या बचा डिविडेंड देने का, फ्री रिजर्व्स। तो पैसा आप कहां से यूज करेंगे, फ्री रिजर्व में से। तो मेरी कंडीशन है, सुन लो, कि अगर फ्री रिजर्व्स में से आपने पैसा निकलवाना है तो पहली बात, आपका जो डिविडेंड रेट होगा वो पिछले 3 साल के डिविडेंड रेट की एवरेज से एक्सीड नहीं करेगा, क्लियर। मान लो सर मैं कह रहा हूं कि 2020 का मुझे डिविडेंड क्या करना है, डिक्लेयर। तो 2019, 18, 17 पिछले 3 साल में जितना डिविडेंड मैंने डिक्लेयर किया उन 3 साल की एवरेज से आपका इस साल का डिविडेंड रेट एक्सीड नहीं करेगा। मतलब मैक्सिमम लिमिट लगा दी कि पिछले 3 साल की एवरेज निकाल लो जी, उतना डिविडेंड आप दे सकते हैं। हाउएवर दिस कंडीशन शैल नॉट अप्लाई टू अ कंपनी विच हैज नॉट डिक्लेयर्ड। अरे सर, जिसने पिछले 3 साल में डिविडेंड ही डिक्लेयर नहीं किया तो उसके ऊपर ये प्रोविजन अप्लाई नहीं होगी। दैट मीन्स ये किन के ऊपर अप्लाई होगी, जिनका कंसिस्टेंट ट्रैक रिकॉर्ड है डिविडेंड का, जो हर साल लगातार डिविडेंड्स क्या कर रहे हैं, पे आउट कर रहे हैं, बट इस साल लॉस होने के कारण इन प्रोविजंस के चक्कर में वो फंस गए, क्लियर। अदरवाइज आपके ऊपर ये प्रोविजंस नहीं लगेंगी। यस प्लीज। चलो सर, एक कंडीशन तो आपने रीड आउट करवा दी। नाउ सेकंड कंडीशन सर, सेकंड कंडीशन यहां पे क्या है, अमाउंट ड्रॉन, जो आप अमाउंट निकलवाओगे, द टोटल अमाउंट टू बी ड्रॉन फ्रॉम रिजर्व्स। कहते जितना भी पैसा आप रिजर्व्स में से निकलवाओगे, सर लेट इट बी, ये है मेरे रिजर्व्स, इस रिजर्व्स में से जितना भी पैसा निकाला जाएगा, क्लियर, विड्रॉल, यहां पे मैं वर्ड लिख रहा हूं कि जितना भी विड्रॉन होगा या विड्रॉल होगा, क्लियर, शैल नॉट एक्सीड, किसके, शैल नॉट एक्सीड 1/10। 1/10 मतलब सर 10% हो गया, सिंपल सी बात। 1/10 ऑफ सम ऑफ इट्स पेड अप शेयर कैपिटल एंड फ्री रिजर्व्स एज पर द लेटेस्ट फाइनेंशियल या ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। सर आज आप मुझे ये दूसरी कंडीशन जो पढ़ा रहे हैं इसके अंदर क्या लिखा हुआ है कि अगर आपने रिजर्व्स में से पैसा विड्रॉ करना भी है तो जो आपकी लेटेस्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होंगी उस फाइनेंशियल स्टेटमेंट में आप देखना आपकी पेड अप शेयर कैपिटल और फ्री रिजर्व्स कितने हैं उसका टोटल कर लेना। इस टोटल का नॉट एक्सीडिंग 10%, क्लियर, नॉट एक्सीडिंग 10%। दैट मीन्स यहां पे मैं वर्ड लिखूं अगर मैक्सिमम 10% ऑफ सम ऑफ किस चीज का सर, पेड अप शेयर कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व्स, इन दोनों का टोटल करके आप इससे मैक्सिमम अमाउंट विड्रॉल नहीं कर सकते, क्लियर। सो ठीक है, सेकंड कंडीशन भी समझ में आई। एंड यूज ऑफ अमाउंट ड्रॉन, कि जो आप अमाउंट ड्रॉ करोगे, ये पैसा जो आप निकलवाओगे, इसका यूज कैसे करना है। द अमाउंट सो ड्रॉन फ्रॉम रिजर्व shall first be utilized to set off the losses of incurred in the financial year। अरे सबसे पहले ये नहीं है कि जो अमाउंट विड्रॉल किया उसमें सीधा उसको डिविडेंड में डिक्लेयर कर दिया, नहीं। तो जो अमाउंट लेट इट बी, सर ये सब कुछ करने के बाद मैं यहाँ पे कलर चेंज कर रहा हूं, मेरे पास सर लेट इट बी ये अमाउंट मेरे पास निकल के आई, क्लियर, विड्रॉल अमाउंट, क्लियर। इसमें से फर्स्ट ऑफ ऑल आप क्या माइनस करोगे, लॉसेज ऑफ करंट ईयर। सबसे पहले करंट ईयर के लॉसेस माइनस करोगे, आफ्टर दैट आपके पास जो अमाउंट बचेगी उसको आप क्या करोगे, यूज करोगे फॉर द पेमेंट ऑफ डिविडेंड, क्लियर। ऐसा नहीं है कि मुंह उठा के सर जो अमाउंट निकाली चलो जी बांट दी डिविडेंड के अंदर, क्लियर। अगर जो अमाउंट मैंने विड्रॉल के लिए निकाली भी है तो उसमें से पहले आपका करंट ईयर के, देखो बात कहीं जचती भी नहीं है। अगर नॉर्मली हम सोचें कि एक तरफ तुम डिविडेंड डिक्लेयर करने की बात कर रहे हो और दूसरी तरफ तुम्हारी कंपनी में क्या हो रहे हैं, लॉसेस हो रहे हैं,
सर कहीं ये अपने आप में कोई बात हजम हो रही है कि मैं कह रहा हूं जी एक तरफ तो मुझे लॉसेस हैं और मैं डिविडेंड डिक्लेयर कर रहा हूं, जबकि शेयर होल्डर्स को डिविडेंड कब मिलता है? जब कंपनी अच्छी खासी प्रॉफिटेबिलिटी में होती है, दैट मीन्स कंपनी को कोई लॉसेस नहीं है। इसीलिए यही चीज बनाए रखने के लिए आपको पहले क्या कहा, पहले लॉसेस को सेट ऑफ करो, आफ्टर द डिविडेंड बांट। क्लियर? एंड द लास्ट नंबर थर्ड कंडीशन इज बैलेंस ऑफ रिजर्व्स। अच्छा सर, अब जो फ्री रिजर्व्स का जो बैलेंस है उसके ऊपर क्या कंडीशन है? द बैलेंस ऑफ रिजर्व्स आफ्टर सच ड्रॉल shall not fall below 15% of its paid up share capital as per the latest audited financial statement। अब सर मैं कंडीशन किस पे लगा रहा हूं? इस एफआर के ऊपर, फ्री रिजर्व्स के ऊपर। जो अमाउंट आपने यहां से विड्रॉल करी थी, विड्रॉल करने के बाद, आई एम सेइंग विड्रॉल करने के बाद रिजर्व्स का जो बैलेंस है, रिजर्व्स का जो बैलेंस है वो इस पेड अप शेयर कैपिटल जो यहां पड़ी है, इस पेड अप शेयर कैपिटल के मैक्सिमम 15% तक फॉल कर सकती है, उससे बिलो नहीं। क्लियर? दैट मींस आप कह रहे हो जी बैलेंस जो आपका बचा रिजर्व्स का, क्लियर, वो पेड अप शेयर कैपिटल के 18% फॉल कर गया, 20% फॉल कर गया, दैट इज नॉट अलाउड सर। रिजर्व्स को मैक्सिमम कितना बोल दिया कि नॉट बिलो 15% से ऊपर नहीं जाना। मैक्स टू मैक्स आपको कितना अलाउ किया गया कि रिजर्व्स यूज करने के भी, अगर आपने अमाउंट विड्रॉल करी भी तो पेड अप शेयर कैपिटल का 15% जो होगा मैक्सिमम टू मैक्सिमम उतना फॉल हो सकता है, उससे ज्यादा फॉल नहीं होना चाहिए। क्लियर? शैल नॉट फॉल बिलो 15% ऑफ इट्स पेड अप शेयर कैपिटल एज पर द लेटेस्ट ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। तो ये तीन की तीन कंडीशंस, सर ये तीनों कंडीशंस वहां पे क्या होनी चाहिए? प्रेजेंट होनी चाहिए जब आप ये फ्री रिजर्व्स को यूज करोगे फॉर द पेमेंट ऑफ डिविडेंड। अदरवाइज अगर आप अपने करंट ईयर के प्रॉफिट्स को यूज कर रहे हो तब हमें कोई दिक्कत नहीं है। मैंने आपको पहले कहा कि ये रूल 3 जो बेसिकली आप ये पढ़ रहे हैं क्यों अप्लाई होता है? सर व्हेन देयर इज इनएडिक्वेसी और एब्सेंस ऑफ प्रॉफिट्स, जब आपके इनएडिक्वेसी और एब्सेंस ऑफ प्रॉफिट्स होगा तब आपके ऊपर ये रूल अप्लाई होगा। इज दैट फाइन? ओके। अब सर सिंपल से पॉइंट्स। Compliance of Rule 3 is not required by a government company in which entire paid up share capital is held by, जिसे हम वर्ड बोलते हैं सर 100% गवर्नमेंट कंपनी। अगर कोई 100% गवर्नमेंट कंपनी है तो उसको रूल 3 की रिक्वायरमेंट्स नहीं लगेंगी, उनको कोई भी कंप्लायंसेस करने की जरूरत नहीं है। डिविडेंड आउट ऑफ फ्री रिजर्व्स, नो डिविडेंड शैल बी डिक्लेयर्ड या पेड बाय द कंपनी फ्रॉम इट्स रिजर्व्स अदर देन, दैट मीन्स सिर्फ और सिर्फ कौन से रिजर्व आप यूज कर सकते हो? फ्री रिजर्व्स जो हैं वो यूज कर सकते हो, अदरवाइज जो कुछ स्पेसिफिक रिजर्व्स हैं उनको आप वहां पे यूज नहीं कर सकते। प्रोहिबिशन ऑन डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड, सर नो डिविडेंड शैल बी डिक्लेयर्ड ऑन इक्विटी शेयर्स। स्पेशली अकेला इक्विटी शेयर्स लिखा मैंने, प्रेफरेंस नहीं लिखा। कहीं कहो जी यहाँ पे प्रेफरेंस वालों को भी नहीं मिलेगा, अरे सर इक्विटी वालों को कोई डिविडेंड डिक्लेयर नहीं होगा अगर आपने सेक्शन 73 और सेक्शन 74 का क्या किया? डिफॉल्ट। अच्छा सर ये डिफॉल्ट है क्या? अगर मैंने जो उनसे डिपॉजिट एक्सेप्ट किए, क्लियर, जो मेंबर से मैंने डिपॉजिट एक्सेप्ट किए उनकी रीपेमेंट वगैरह मैंने नहीं करी, तो अगर मैंने कोई भी, इन सिंपल वर्ड्स, डिफॉल्ट ऑफ डिपॉजिट्स, क्लियर, अगर आपने डिपॉजिट्स का कोई भी डिफॉल्ट किया तो सर आपके ऊपर दैट मींस कोई डिविडेंड आप डिक्लेयर नहीं कर सकते। क्लियर? एंड दिस प्रोहिबिशन शैल कंटिन्यू सो लॉन्ग एज द फेलियर टू कंप्लाई विद दिस सेक्शन कंटिन्यूज। मैं कह रहा हूं ये जो फेलियर थी, ये जो डिफॉल्ट था, आप इसको सही कर दो, हम आपको डिविडेंड बांटने की अनुमति दे देंगे, हमें कोई दिक्कत नहीं है सर, बांटो, बट ऐसे डिफॉल्ट ना करो। अच्छा एक तरफ तुम लोगों से पैसा पकड़ के बैठे हो, उनका पैसा तो तुम टाइम पे वापस नहीं कर रहे, और इधर तुम अपनी गुडविल के चक्कर में, रेपुटेशन के चक्कर में मोटे प्रॉफिट्स बांट रहे हो। ये दो बार क्या चल रहा है? टू फोल्ड पॉलिसी थोड़ी चलेगी सर। पहले जिन लोगों से आपने पैसा पकड़ा हुआ है उनका तो टाइमली पैसा वापस करो, उनकी प्रोविजंस के साथ तो आप कंप्लायंस नहीं कर रहे। तो जब तक ये डिफॉल्ट चलेगा, जब तक ये डिपॉजिट्स का डिफॉल्ट चलेगा, तब तक कोई भी डिविडेंड आपने नेक्स्ट ऑन डिक्लेयर नहीं करना। ठीक है सर? पेमेंट ऑफ
डिविडेंड टू होम, किसको सर डिविडेंड पे आउट करें? द रजिस्टर्ड शेयर होल्डर ऑफ द शेयर्स। द ऑर्डर जिसको उसने कहा होगा, द बैंकर ऑफ द रजिस्टर्ड शेयर होल्डर्स। वो तो सर आप देखो कि आपके शेयर होल्डर ने आपको क्या इंस्ट्रक्शंस प्रोवाइड करी हैं एंड अकॉर्डिंग टू दैट डिविडेंड क्या कर दो, वहां पे आउट कर दो। अगर उसने कहा जी मुझे पे आउट करना है तो मुझे जो रजिस्टर्ड शेयर होल्डर है, अगर उसके ऑर्डर पे तो ऑर्डर पे, अगर उसके बैंकर्स को देना है तो उसके बैंकर्स को दे दो। समटाइम्स मैंने स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन दे रखी है ना, एक बीआरएस में आप पॉइंट पढ़ते थे कि एज पर अवर स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शंस, क्लियर, जो भी डिविडेंड्स हैं वो मेरे बैंकर कलेक्ट करेंगे और मेरे अकाउंट में डिपॉजिट करवा देंगे। तो नॉर्मल सी बात है, जिसको ऑथराइज कर रखा है। सर मोड ऑफ पेमेंट ऑफ डिविडेंड, नो डिविडेंड शैल बी पेबल एक्सेप्ट इन कैश, दैट मींस मनी पेमेंट होगी, मनी, कैश नहीं, कहने का मतलब मनी पेमेंट, क्लियर। डिविडेंड कैन नॉट बी पेड इन काइंड। कुछ बच्चे यहाँ पे क्या समझ आते हैं कि सर डिविडेंड कैश में भी पे आउट होता है, कि मैं कंपनी में गया, जी सर मेरे इतने शेयर्स हैं, लाओ जी मेरे इतने पैसे बने, और उन्होंने भी फटाफट गिन के आपको पैसे दे दिए। कैश पेमेंट इन द सेंस मनी पेमेंट, नॉट इन काइंड, क्लियर। तो यहां पे अगर लिखना चाहो आप लिख सकते हैं यहां पे मनी कंसिडरेशन, मनी कंसिडरेशन नॉट इन काइंड। सर काइंड में नहीं होगा, दैट मींस वहां पे पेमेंट जरूर मिलेगी आपको, हाउएवर द डिविडेंड में बी पेड बाय चेक, डिविडेंड वारंट और इलेक्ट्रॉनिक मोड। वो कंपनी की इच्छा जैसे मर्जी। और वैसे भी आप बेहतर जानते हैं आज के टाइम में कंपनी बेसिकली कैश में तो कोई डीलिंग करती ही नहीं है, क्लियर। कंपनी अगर कोई भी पेमेंट करती है वो किसके थ्रू करती है? बैंकिंग चैनल के ऊपर, क्योंकि कहीं ना कहीं कितने पॉइंट्स के अंदर उनके ऊपर कवरेज आ जाती है, चाहे वो इनकम टैक्स लगा लो या सेबी की गाइडलाइंस लगा लो, कंपनीज एक्ट लगा लो। वो बेटर है कि वो कहते हैं जी शुरू से ही ट्रांसपेरेंसी रखें, तो बेटर है कि हम बैंकिंग चैनल के थ्रू ही क्या करें, पेमेंट करें। ओके सर, कैपिटलाइजेशन ऑफ प्रॉफिट्स परमिटेड इफ it is permissible to capitalize the profits or reserves by issue of bonus shares। सर आपकी इच्छा, अगर आप अपना प्रॉफिट जो हैं उनको कैपिटलाइज करना चाहते हो, तुम्हारी इच्छा, आप उनको बोनस शेयर की तरह बांट दो या बोनस कॉल कर दो, तुम्हारी इच्छा, हमें कोई दिक्कत नहीं है। मैं कह रहा हूं जी आपको डिविडेंड नहीं देंगे इस बार, हम आपको बेसिकली एक एक बोनस शेयर दे देंगे, या आप लोगों से जो हमने कॉल करनी थी शेयर्स की, फाइनल कॉल या फर्स्ट कॉल पेंडिंग थी, आपको देने की जरूरत नहीं है, वो बोनस कॉल हमारी ओर से। तो अगर आप कैपिटलाइजेशन करवाना चाहते हो कर सकते हो, बट इफ परमिसिबल, अगर अलाउड होगा तो, अदरवाइज नहीं। नाउ डिपॉजिट, ये अच्छा पॉइंट है, डिपॉजिट ऑफ डिविडेंड इन सेपरेट बैंक अकाउंट। सर ये जो अमाउंट है, ये जो अमाउंट है जिस दिन आपने डिक्लेयर करी, जिस दिन आपने डिविडेंड डिक्लेयर किया उस दिन से 5 डेज के अंदर अंदर, विद इन 5 डेज सेपरेट बैंक अकाउंट में आपको क्या करवाना पड़ेगा, डिपॉजिट करवाना पड़ेगा। एंड दैट बैंक मस्ट बी एक शेड्यूल्ड बैंक में, दैट मींस फ्रॉम द डेट ऑफ डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड। तो यहां पे आप अगर चार्ट बनाना चाहो, वैसे आगे भी आपके पास आ जाएंगे सारा कुछ, मैं साथ साथ आपको एक कंप्लीट चार्ट बनवा दूंगा, क्लियर। बट आप यहां पे एक पॉइंट याद रखना कि जिस दिन आपने डिविडेंड डिक्लेयर किया उस दिन से विद इन 5 डेज के अंदर अंदर वो अमाउंट, डिविडेंड की अमाउंट विद इन 5 डेज एक सेपरेट शेड्यूल्ड बैंक में आपको क्या करवानी पड़ेगी, डिपॉजिट करवानी पड़ेगी। एंड सारी पेमेंट्स वहीं से नेक्स्ट टाइम क्या करी जाएंगी, ट्रांसफर करी जाएंगी। ओके सर, एंड इसी चीज के ऊपर आफ्टर दैट आपके पास क्या आया, लेटेस्ट केस स्टडी आई, ये आप रीड आउट कर सकते हैं, क्लियर। अनपेड डिविडेंड अकाउंट, दैट इज सेक्शन 124, 124 के अकॉर्डिंग अब एक नया अकाउंट यहां पे आपके पास आया, दैट इज कॉल्ड एज अनपेड डिविडेंड अकाउंट। क्लियर व्हाट इट मींस? सर व्हेन इज ट्रांसफर रिक्वायर्ड? सर इफ अ डिविडेंड इज डिक्लेयर्ड, हमारी ओर से डिविडेंड क्या हो चुका, डिक्लेयर हो चुका, बट इट रिमेन्स अनपेड और अनक्लेम्ड फॉर कितने दिन के लिए? सर 30 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ इट्स डिक्लेरेशन। मतलब सर आपने अभी एक चीज बताई थी कि डेट ऑफ डिक्लेरेशन से विद इन 5 डेज आपको अमाउंट अलग रखनी पड़ेगी, ठीक है सर, ओके। एंड जहां से आपने अमाउंट अलग रख दी, ओके, एंड डेट ऑफ डिक्लेरेशन से ही विद इन 30 डेज के अंदर अंदर आपको ये सारी पेमेंट्स क्या करनी है, कंप्लीट करनी है, क्लियर। एंड अगर आपका जो मीनिंग यहां पे सामने आ रहा है कि अगर कोई ऐसी अमाउंट कोई ऐसी पेमेंट जो डिक्लेयर हो चुकी, हमारी ओर से डिविडेंड डिक्लेयर हो चुका, बट वो 30 डेज तक फ्रॉम द डेट ऑफ डिक्लेरेशन 30 डेज तक वो रिमेनिंग
अनपेड है और अनक्लेम्ड है, कोई आया ही नहीं सर मांगने, पर्सन ही ट्रेस नहीं हुआ सर, क्या करें, किसको पेमेंट करें, किसी ने क्लेम ही नहीं करी। क्लियर? तो बेसिकली वो हमारे अकाउंट में ही पड़ी थी, जो आपने वो सेपरेट शेड्यूल्ड बैंक अकाउंट खुलवाया था वहीं पे पड़ी है सर। अब उसका क्या करें, क्योंकि सर लॉ के अकॉर्डिंग क्या कहा गया कि 30 दिन के अंदर अंदर ये सारी पेमेंट्स क्या करूं, खत्म करूं। मैं तो खत्म कर दूं सर, बट बंदा ही नहीं ट्रेस हो रहा, पर्सन नहीं मिला सर हमें। इट रिमेन्स अनपेड और अनक्लेम्ड फॉर 30 days फ्रॉम द डेट ऑफ डेक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड। तो वेयर टू ट्रांसफर, ऐसे करो उस अमाउंट को, उस अनपेड और अनक्लेम डिविडेंड को ट्रांसफर कर दो एक स्पेशल अकाउंट में। मतलब एक अकाउंट पहले ओपन करवाया था एंड एक अकाउंट अब ओपन करवा रहे हैं अलग से, क्योंकि वो अकाउंट तो आपका खत्म कर देंगे, क्योंकि मोस्ट ऑफ द पेमेंट तो आपकी क्या हो चुकी, पे हो चुकी, एंड उसमें जो फालतू की पेमेंट पड़ी है जो अनक्लेम्ड है, जिसको अभी तक किसी ने क्लेम नहीं किया, उसको वहां से निकालो, एक सेपरेट बैंक अकाउंट में, शेड्यूल्ड बैंक अकाउंट में एक अकाउंट ओपन करवाओ, जिसका नाम क्या दे दो आप, अनपेड डिविडेंड अकाउंट। उसका नाम क्या दो, अनपेड डिविडेंड अकाउंट। कि बेसिकली सर यहां पे हमने एक सेपरेट बैंक अकाउंट क्या किया, ओपन किया, किस नाम से, अनपेड डिविडेंड अकाउंट से नाम से। Such transfer shall be made within 7 days of the expiry of 30 days from the date of declaration of dividend। यहां पे सर अब अपन चार्ट एक बना लेते हैं, यहां पे हम बना लेते हैं सर, दिस इज डेट ऑफ declaration of dividend। क्लियर? यहां से फर्स्ट ऑफ ऑल 5 days के अंदर अंदर यहां पे विदिन 5 days इन सेपरेट बैंक अकाउंट, दैट मीन्स अमाउंट आप क्या करो वहां पे विदिन 5 days एक सेपरेट बैंक अकाउंट में क्या करवा दो, डिपॉजिट। क्लियर? यहां पे वर्ड डिपॉजिट लिखना रह गया, आप इसको थोड़ा सा शॉर्ट कर लो, हम इसको थोड़ा सा बेटर वे से बना लेते हैं, यहां से उठा देते हैं इसको, डेट ऑफ यहां लिख देता हूं मैं डेक्लेरेशन। क्लियर? यहां पे लिख रहा हूं मैं डिपॉजिट इन सेपरेट बैंक अकाउंट, एंड वही स्टार्टिंग पॉइंट, यहां पे कलर चेंज सर, यही स्टार्टिंग पॉइंट से विदिन 30 days, विदिन 30 days मेक पेमेंट। क्लियर? आप बेसिकली क्या करो, सारी पेमेंट वहां पे कर दो, जिसका जो पेंडिंग था, मतलब जिसका जो डिविडेंड बनता था सर, वो डिविडेंड की अमाउंट सबको क्या कर दो, वहां पे पे आउट कर दो। एंड नेक्स्ट ऑन यहां से विदिन 7 days, विदिन नेक्स्ट 7 days, क्लियर, अमाउंट टू बी डिपॉजिटेड इन, कौन सा अकाउंट था वो अपना, अनपेड डिविडेंड अकाउंट, अनपेड डिविडेंड अकाउंट। देखो सिंपल सी बात है सर, 30 days खत्म होंगे तभी मुझे पता लगेगा ना कि किस किस की अमाउंट पेंडिंग थी, जिसको क्लेम करने कोई आया ही नहीं, जो अभी तक पेंडिंग पेमेंट है। तो कहते हैं घबराने की जरूरत नहीं है, आप ऐसे करो, ये अकाउंट तो करो क्लोज, और यहां से आप एक अलग नया अकाउंट ओपन करो जिसका नाम क्या होगा, अनपेड डिविडेंड अकाउंट, एंड विदिन 7 days फ्रॉम द एक्सपायरी ऑफ 30 days। क्लियर? 30 days खत्म होते हुए नेक्स्ट 7 days के अंदर ये पैसा अनपेड डिविडेंड अकाउंट के अंदर क्या कर दो, ट्रांसफर कर दो। एंड अगर आपने कोई भी वहां पे क्या किया, डिले किया, तो इंटरेस्ट एट द रेट 12% पर एनम के हिसाब से पेबल बाय द कंपनी होगा फॉर डिले इन मेकिंग सच ट्रांसफर। Such interest shall ensure to the benefit of the members of the company in proportion, और ये जो इंटरेस्ट होगा ये भी मेंबर्स को क्या कर दिया जाएगा, प्रोपोर्शनेट बांट दिया जाएगा। क्लियर? एंड आफ्टर दैट सर स्टेटमेंट कंटेनिंग डिटेल्स विद रिस्पेक्ट टू अनपेड डिविडेंड टू बी प्लेस्ड ऑन वेबसाइट। अब आप यहां पे क्या करोगे, विदिन 90 days, विदिन 90 days कहां से सर, फ्रॉम द, जब आपने ये अमाउंट ट्रांसफर करी थी इस अकाउंट में। क्लियर? विदिन 90 days, जिस दिन आपने ये ट्रांसफर करी उस दिन से 90 days के अंदर अंदर आप एक स्टेटमेंट बनाओगे जो कंटेन करेगी किस बात की स्टेटमेंट सर, नेम्स, उनका लास्ट नॉन एड्रेस,
अमाउंट ऑफ अनपेड डिविडेंड कितनी है, और इसको कंपनी की वेबसाइट पे और सच वेबसाइट एज अप्रूव्ड बाय सीजी उन पे क्या करेगी सर, प्लेस करेगी। मतलब सर डिक्लेयर तो करोगे ना, बताओगे तो सही कौन कौन से पर्सन ऐसे हैं जिनका डिविडेंड अभी तक पे आउट नहीं हुआ, कौन कौन से ऐसे पर्सन है जो अभी तक अनक्लेम्ड के अंदर कवर है। क्लियर? तो विद इन 90 डेज आपको स्टेटमेंट बनानी पड़ेगी, एक पर्टिकुलर्स प्रॉपर देने पड़ेंगे, उनका नाम, उनका लास्ट पता और कितनी अमाउंट उनकी पेंडिंग पड़ी है आपके पास जो अनपेड डिविडेंड अकाउंट में डिपॉजिट है। यस, पेमेंट फ्रॉम द अनपेड डिविडेंड अकाउंट, अ पर्सन who claims to be entitled to the unpaid dividend transferred to this account may apply to the company for payment of such amount। कोई दिक्कत नहीं सर, अगर मान लो आफ्टर दैट, क्योंकि विद इन 30 डेज तो पर्सन आया नहीं, एंड आफ्टर दैट किसी पर्सन को होश आया कि मेरा तो डिविडेंड रहता है कि कंपनी ने डिविडेंड डिक्लेयर कर दिया, मैंने तो अभी तक रिसीव ही नहीं किया, एंड आफ्टर 30 डेज आपको होश आई, तो कोई दिक्कत नहीं है, आप कंपनी को अप्लाई करो और कंपनी अनपेड डिविडेंड अकाउंट में से वो अमाउंट निकाल के आपको क्या कर देगी, पे आउट कर देगी। डिविडेंड रिमेनिंग अनपेड इन अनपेड डिविडेंड अकाउंट, उसके कंसीक्वेंसेस सर, अगर मान लो ऐसी अमाउंट जो अभी भी अनपेड पड़ी है, अभी भी अनक्लेम्ड पड़ी है, मैं कितना का वेट करूं सर, कितना टाइम मुझे वो अकाउंट ओपन करके रखना पड़ेगा। कहते जी ट्रांसफर टू फंड, कौन सा, any money transferred to this account of a company which remains unpaid for 7 years। सर जिस दिन आपने अमाउंट ट्रांसफर करी थी अनपेड डिविडेंड अकाउंट में, क्योंकि 30 दिन के अंदर बंदा पैसे लेने नहीं आया था, बट मैं क्या करूं सर, 7 साल हो चुके, 7 इयर्स हो चुके, अभी भी कोई पर्सन उसको क्लेम करने नहीं आया, छोड़ो सर, उसको गवर्नमेंट के खाते में डाल दो। क्या, फ्रॉम द डेट ऑफ सच ट्रांसफर शैल बी ट्रांसफर टू द कंपनी टू बाय द कंपनी टू IEPF, that is called as Investor Education and Protection Fund। क्लियर? एंड इवन जो 7 साल में उसके ऊपर इंटरेस्ट भी एक्रूड हुआ होगा, वो सारी मनी भी आप क्या करोगे, फंड में ट्रांसफर करोगे। ये थोड़ी कहोगे सर डिविडेंड तो सर 30,000 था, अरे 30,000 के ऊपर 7 साल में इंटरेस्ट तो भी मिला होगा, तो विद इंटरेस्ट सारा पैसा आप IEPF में, कौन सा फंड सर, IEPF, इन्वेस्टर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड में, जो एक गवर्नमेंट का फंड अकाउंट है, वहां पे क्या कर दोगे, ट्रांसफर कर दोगे। एंड फर्निशिंग द डिटेल्स ऑल्सो, व्हेन मेकिंग अ ट्रांसफर टू द फंड द कंपनी शैल फर्निश टू द अथॉरिटी, क्या, एडमिनिस्ट्रिंग द सेड फंड, जो भी उसको एडमिनिस्टर करती होगी, अ स्टेटमेंट कंटेनिंग द डिटेल्स ऑफ द अमाउंट ट्रांसफर टू द फंड। ये ऊपर स्टेटमेंट हमने बनाई नहीं थी, उनका नाम, उनका लास्ट नोन एड्रेस, उनकी अनपेड अमाउंट कितनी है, ताकि कल को कुछ आ गया तो अगर किसी को होश आ गया कि मेरा तो डिविडेंड पेंडिंग है फलाने ईयर का, तो भी आप रिकवर कर सकते हो। बट ये सारा जो डिटेल्स है, इंफॉर्मेशन है, कंपनी किसको प्रोवाइड करेगी, IEPF, जो अथॉरिटी होगी उसको एडमिनिस्टर करने वाली, उनको ये डिटेल्स फर्निश करेंगे। ओके सर, ठीक है। अब सर स्टार्टिंग में विद इन 5 डेज मैंने पहले सेपरेट बैंक अकाउंट में रखा, एंड डेट ऑफ डिक्लेरेशन से 30 दिन के अंदर अंदर मुझे सारी पेमेंट कंप्लीट करनी थी, एंड अगर कोई अनपेड या अनक्लेम्ड था तो विद इन नेक्स्ट 7 डेज मुझे एक अकाउंट ओपन करवाना था जिसका नाम था अनपेड डिविडेंड अकाउंट। एंड अगर उस अकाउंट में किसी ने क्लेम कर ली तो ठीक, एंड अगर उस अकाउंट में आज भी उस ट्रांसफर को हुए 7 साल हो चुके, 7 इयर्स तक आपके पास कोई पर्सन उसको क्लेम करने नहीं आया, तो आप वहां से उसको ट्रांसफर कर दो IEPF, इन्वेस्टर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड में। ठीक है सर। Transfer of shares also in the name of the fund. All such shares in respect of which dividend has not been paid or claimed for 7 consecutive years shall be transferred by the company in the name of fund। अब सर जब है ही लावारिस, सिंपल सी बात है, जब है ही लावारिस, इस चीज का कोई नेक्स्ट आगे वाली वारिस तो है नहीं 7 साल हो गए सर अब तक वो डिविडेंड क्लेम करने नहीं आया, तो ऐसे शेयर्स जो होंगे जिनके ऊपर ये डिविडेंड अनक्लेम्ड है, इन शेयर्स को भी फंड के नाम पे क्या कर दो, ट्रांसफर कर दो। एट द टाइम ऑफ सच ट्रांसफर द कंपनी शैल ऑल्सो फाइल स्टेटमेंट कंटेनिंग द प्रिस्क्राइब्ड डिटेल्स, कि पहले किसके नाम पे थे, ताकि हम आपको ये बता दें। इन केस एनी डिविडेंड इज पेड और क्लेम फॉर एनी ईयर ड्यूरिंग द सेड पीरियड ऑफ 7 years द शेयर्स शैल नॉट बी ट्रांसफर टू द फंड। अरे फिर थोड़ी करेंगे, अगर डिविडेंड किसी ने 7 साल के अंदर क्लेम कर ही लिया, फिर थोड़ी हम शेयर्स ट्रांसफर करेंगे, फिर तो पर्सन एक्टिव हो गया ना। In simple words, you can say that
जो इनएक्टिव पर्सन है, जिनका कोई मतलब लेन देन रहा ही नहीं, लावारिस है एक तरह के सर, किसको नोटिस भेजें, कोई है ही नहीं वहां पे, पर्सन नहीं ट्रेस होता, तो वो वाले शेयर्स आपको क्या करने पड़ेंगे, ट्रांसफर करने पड़ेंगे आईईपीएफ में। ओके सर, राइट टू क्लेम द ट्रांसफर्ड शेयर, एनी पर्सन हु क्लेम सच शेयर्स as have been transferred to the fund shall be entitled to claim, right है आपके पास, कोई दिक्कत नहीं है, कल आप प्रूव करो कि वो शेयर्स आपके नाम पे थे, वो डिविडेंड आपके नाम पे था, आपको कोई सफिशिएंट कॉज था जिसके कारण आप क्लेम नहीं कर पाए, कोई दिक्कत नहीं है, आपको आपके शेयर्स वापस मिलेंगे, आपको आपका डिविडेंड वापस मिलेगा। एंड नाउ सर एक अच्छा सा सेक्शन, बढ़िया सेक्शन 125 दैट इज आईईपीएफ, ये जो फंड बनाया गया, ये फंड यूटिलाइज कहां पे होगा, ये फंड में क्रेडिट किस किस नेचर के होंगे, बहुत ही इजी टॉपिक यहां पे आपके पास है। फर्स्ट ऑफ ऑल इसको एम्पावर किसने किया, सीजी ने एम्पावर किया कि एक फंड ये बनाया जाए जो इन्वेस्टर्स की एजुकेशन, इन्वेस्टर्स की प्रमोशन के लिए बनाया जाए। तो यहां पे पैसा आएगा कहां कहां से सर, फर्स्ट ऑफ ऑल अमाउंट इन द IEPF अंडर दिस सेक्शन ऑफ द कंपनीज एक्ट 1956, सबसे पहले तो सर ब्रॉड फॉरवर्ड करो जो पुराने एक्ट के अकॉर्डिंग टू सेक्शन 205 सी था, वहां से जो पैसा था वो पहले इस एक्ट के अकॉर्डिंग टू लेके आओ, ठीक है सर, ब्रॉड फॉरवर्ड हो गया। और कोई भी पैसा जो अनपेड डिविडेंड अकाउंट में पड़ा है अंडर सेक्शन दिस, क्लियर, एंड इंटरेस्ट एक्रूड देयरऑन, ये अभी पॉइंट हम ऊपर रीड आउट करके आए, एक तो यहां से पैसा आएगा जो 7 साल तक रिमेनिंग अनपेड था, विद इंटरेस्ट यहां पे पैसा आएगा। सर एप्लीकेशन मनी रिसीव हुई पड़ी है फॉर द अलॉटमेंट एंड ड्यू फॉर रिफंड थी, बट मैं क्या करूं सर, वो पर्सनली नहीं मिला कि अप्लाई कौन करके क्या, एंड 7 years हो चुके, एंड वो भी सने इंटरेस्ट, विद इंटरेस्ट आपको यहां पे ट्रांसफर करना पड़ेगा। एप्लीकेशन मनी जो शेयर्स के लिए आई थी, क्लियर, मैच्योर डिपॉजिट रिमेनिंग अनपेड या मैच्योर डिबेंचर्स रिमेनिंग अनपेड फॉर 7 years एंड इंटरेस्ट देयरऑन, redemption amount of preference shares for remaining unpaid for 7 years, grants by CG, donations by CG, income received on investment, क्योंकि नेचुरली सर इस फंड के ऊपर तो भी इनकम आएगी आपको, इंटरेस्ट वगैरह, सेल प्रोसीड्स ऑफ जो फ्रैक्शनल शेयर्स को बेच के, फ्रैक्शनल शेयर्स, क्योंकि सर शेयर्स जो हैं वो बिकते तो कंप्लीट है ना, अगर कोई फ्रैक्शन को सेटल करना होता है वहां पे, तो फ्रैक्शनल शेयर्स को सेल करने के लिए जो भी प्रोसीड्स होती हैं वो सारी की सारी आईईपीएफ में ट्रांसफर करी जाती हैं। आउट ऑफ इशू ऑफ बोनस शेयर्स, कोई मर्जर एंड अमलगमेशन के केस में, एंड रिमेनिंग अनपेड था फॉर 7 years, मतलब सर अल्टीमेट वो पैसा जिसका कोई वाली वारिस नहीं है, जो लावारिस पैसा है, 7 साल हो चुके, अभी तक उसको क्लेम करने वाला कोई नहीं रहा, तो उस केस में वो पैसा गवर्नमेंट के खाते में डाल दो, एंड अकाउंट नेम्ड, फंड नेम्ड कौन सा है, इन्वेस्टर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड। ओके सर, यूटिलाइजेशन ये एक अच्छा पॉइंट अपने आप में, दोनों ही वैसे तो पूरा सेक्शन ही एक इंपॉर्टेंट है, बट ये चीज पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से पूछी जाती है, क्लियर सर। रिफंड्स इन रिस्पेक्ट ऑफ अनक्लेम डिविडेंड, कोई मैच्योर डिपॉजिट जहां से ये पैसा आया था ऊपर वालों से, अगर इनका कोई रिफंड बनता है, मतलब कोई जाग गया सर, वहां पे होश आ गया किसी को, एंड वो पैसा हमें क्या करना पड़ेगा, रिफंड करना पड़ेगा, पहली बात तो। दूसरा प्रमोशन के लिए, तीसरा एजुकेशन के लिए, चौथा प्रोटेक्शन के लिए, एंड फिफ्थ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनी डिसगॉज्ड अमाउंट अमंग पर्सन हु हैव सफर्ड लॉसेस, सर जिनसे कोई अमाउंट डिसगॉर्ज करी गई, छीनी गई, क्लियर, जिनके कारण उन पर्सन्स को कोई लॉस हुआ, तो उनकी लॉस की भरपाई के लिए उनको ये अमाउंट क्या करी जाएगी, डिस्ट्रीब्यूट करी जाएगी। रीइंबर्समेंट ऑफ लीगल एक्सपेंसेस ऑफ क्लास एक्शन सूट्स, इन सेक्शंस के अंदर 37 एंड 245 के अंदर जो क्लास एक्शन सूट्स हैं, क्लियर, जिन्होंने फाइल किए, उनके लीगल एक्सपेंसेस की रीइंबर्समेंट यहां से होगी, एंड एनी अदर इंसिडेंटल पर्पसेस। अब यहाँ पे आपको ये सेक्शंस लर्न करने की जरूरत नहीं है, क्लियर, हाँ जस्ट फॉर रेफरेंस पर्पस आप यहाँ पे लर्न कर सकते हैं कि 37 और 245 में जो क्लास एक्शन सूट फाइल होंगे, उनके लीगल एक्सपेंसेस जो हुए, क्लियर, उनके लीगल एक्सपेंसेस गवर्नमेंट के इस खाते से आपको क्या किए जाएंगे, रीइंबर्स किए जाएंगे। इज दैट फाइन? ओके, नाउ सर क्लेम्स फ्रॉम द फंड, क्या क्या क्लेम्स हम कर सकते हैं। एनी पर्सन हु क्लेम टू बी एंटाइटल्ड टू एनी अमाउंट ट्रांसफर टू द फंड मे अप्लाई टू द अथॉरिटी, यहां पे किसको अप्लाई करना पड़ेगा सर, अथॉरिटी को। जैसे आपने पढ़ा था कि अनपेड डिविडेंड अकाउंट में अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो किसको अप्लाई करेंगे, कंपनी को,
क्लियर। बट इस अकाउंट के लिए अगर आपने पैसा विड्रॉल करना है या आप एलिजिबल है कि मेरा पैसा वहां पे ट्रांसफर हुआ था जी, मैं क्लेम नहीं कर पाया, तो आपको इस अथॉरिटी को क्या करना पड़ेगा, अप्लाई करना पड़ेगा। कॉन्स्टिट्यूशन, सर ये जो अथॉरिटी बनेगी, सीजी शैल कॉन्स्टिट्यूट बाय नोटिफिकेशन एंड अथॉरिटी फॉर द एडमिनिस्ट्रेशन, जो इसकी प्रॉपर कंट्रोल करेंगे, एक चेयरपर्सन, सच अदर मेंबर्स नॉट एक्सीडिंग 7, मतलब मैक्सिमम मेंबर्स कितने होंगे, 7, एंड एक चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर सीईओ, क्लियर। एंड एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द फंड, द अथॉरिटी शैल एडमिनिस्टर द फंड एंड मेंटेन सेपरेट अकाउंट्स एंड रिकॉर्ड्स इन द रिलेशन टू द फंड। और प्रॉपरली वो जैसे आप कहते हैं कि सर बैंक अकाउंट हम मेंटेन करते हैं, वैसे ही इनको भी अथॉरिटीज क्या करी जाएंगी, प्रोवाइड की जाएंगी, ताकि आप प्रॉपर वे से अपना रिकॉर्ड वहां पे क्या करें, मेंटेन करें। ओके, द अकाउंट्स एंड रिकॉर्ड्स शैल बी मेंटेन्ड इन द फॉर्म, जैसा सीजी उनको क्या करेगी, प्रेस्क्राइब करेगी, आफ्टर कंसल्टेशन विद कैग। कैग मीन सर कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, ये भी बहुत अच्छी खासी पोस्ट है, कैग। एंड आफ्टर दैट सीए करने के बाद कुछ लोग जाते भी हैं जो कैग में अपॉइंट होना चाहते हैं, या इवन ऑडिट्स में मिलते हैं, जितनी पुरानी फर्म हो तो कैग की एम्पैनलमेंट होती है वहां पे, क्लियर। तो ये वो ऑडिटर्स हैं जो गवर्नमेंट कंपनीज का क्या करते हैं, ऑडिट करते हैं, तो बेसिकली उनको वर्ड क्या बोला जाता है, कैग, क्लियर, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। यस प्लीज। पावर्स ऑफ द अथॉरिटी, इट शैल बी कंपिटेंट फॉर द अथॉरिटी टू स्पेंड मनी आउट ऑफ, सर फुल पावर है, जैसे मर्जी पैसा खर्च करो, कोई दिक्कत नहीं है। ऑडिट ऑफ अकाउंट्स आ गया, ये कौन ऑडिट करेगा सर, कैग ऑडिट करेगा। ऑडिटेड अकाउंट्स एंड ऑडिट रिपोर्ट जो होगी शैल बी फॉरवर्डेड एनुअली बाय द अथॉरिटी टू सीजी, और इसकी रिपोर्ट किसके पास आएगी, सीजी के पास पहुंचाई जाएगी। सर एनुअल रिपोर्ट्स, द अथॉरिटी शैल प्रिपेयर एन एनुअल रिपोर्ट, हम बनाएंगे, एंड एनुअल रिपोर्ट एक फुल अकाउंट ऑफ एक्टिविटीज जो हमने ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर करी, क्लियर, उनके बारे में सारा वेरवा, सारी एक्सप्लेनेशन प्रोवाइड करेगा। A copy of annual report shall be forwarded by the authority to CG. The annual report and ये जो audit report होगी shall be laid before each house of parliament. अरे सर क्यों नहीं जाएगा, क्योंकि नेचुरली आप ये देखो ना, एक तरह की ये क्या हुई, गवर्नमेंट अथॉरिटी हुई, क्लियर। तो नॉर्मल सी बात है, ये जो एडमिनिस्ट्रेशन कर रहे हैं इसका रिकॉर्ड पार्लियामेंट तो जाएगा जाएगा, कि जो आपने एनुअल रिपोर्ट बनाई, जो आपने बेसिकली ऑडिट रिपोर्ट बनाई, पूरे साल में आपने क्या किया, इस फंड को कैसे एडमिनिस्टर किया, कहां कहां पैसे आपने खर्च किए, उसका हिसाब तो दो। तो वो हिसाब आपको यहां पे देना पड़ेगा। एंड ऑडिट कौन करेगा, कैग, दैट इज कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। यस सर, छोटे छोटे सेक्शन है सर, फटाफट कंप्लीट करें इस टॉपिक को। डिविडेंड एटसेट्रा टू बी हेल्ड इन एबियांस, एबियांस मतलब सर रोक के रखना, क्लियर। अगर मैं वर्ड कहूं होल्ड आउट करना, होल्ड आउट, क्लियर, रोक कर रखना। एप्लीकेबिलिटी कब होगी सर, 126 अप्लाइज वेयर अ ट्रांसफर डीड इज डिलीवर्ड टू द कंपनी फॉर रजिस्ट्रेशन। हमने सर ट्रांसफर डीड कंपनी को दे तो दी, बट ट्रांसफर ऑफ सच शेयर इज नॉट रजिस्टर्ड बाय द कंपनी, बट अभी ट्रांसफर वो सक्सेसफुल नहीं हुआ, दैट मीन्स वो अभी तक रजिस्टर्ड नहीं हुआ। तो उस केस में इसका इफेक्ट क्या होगा, ध्यान से पढ़ना सर। डिविडेंड इन रिलेशन टू सच शेयर्स, कौन से शेयर्स, ये जिनका ट्रांसफर का रौला पड़ रहा है कि मैंने ट्रांसफर डीड दे तो दी, कि हमारी ट्रांजैक्शन हो चुकी सर, मैंने अपने शेयर ट्रांसफर कर दिए एंड कंपनी को ट्रांसफर डीड दे दी, बट ट्रांसफर डीड अभी तक रजिस्टर्ड नहीं हुई। सच शेयर्स शैल बी ट्रांसफर टू द अनपेड डिविडेंड अकाउंट, clear. However, the dividend shall not be transferred to the unpaid dividend account but shall be paid to the transferee. वो ट्रांसफरी को पे आउट कर दिया जाएगा if the registered shareholder has authorized, अगर रजिस्टर्ड शेयर होल्डर ने क्या कर दिया, ऑथराइज कर दिया कंपनी को टू पे द डिविडेंड टू द ट्रांसफरी। कोई दिक्कत नहीं सर, अब कंपनी की कल को गलती तो नहीं आएगी कि कंपनी ने ट्रांसफरी को डिविडेंड क्यों दिया, कहते जी हमने आपसे पूछ के तो दिया, यू आर द ट्रांसफरर, जबकि डिविडेंड आपको मिलना चाहिए था जब आपने खुद कहा कि ये शेयर्स ट्रांसफर हो चुके। कोई बात नहीं, हमारी ओर से अभी रजिस्टर्ड नहीं हुए, उसको अनपेड डिविडेंड अकाउंट में ले जाओ शेयर्स को, बट डिविडेंड तो दे दें। आपने कहा हाँ जी डिविडेंड तो दे दो, क्योंकि मेरी ओर से ये क्या हो चुके, ट्रांसफर हो चुके।
कोई बात नहीं सर, बिकॉज यहां पे लिखे वैलिड इफ ऑथराइज्ड बाय द ट्रांसफरर। अगर आपसे मैंने पूछ के ऑथराइजेशन ली, आफ्टर द ट्रांसफर किया, कोई दिक्कत नहीं सर। एनी ऑफर ऑफ राइट शेयर और बोनस शेयर मेड बाय द कंपनी शैल रिमेन, क्या रहेगी सर, पेंडिंग रहेगी। अरे जब तक पहले ये मामला तो सलटा लें, ये तो पता नहीं कि शेयर आगे ट्रांसफर होंगे भी या नहीं होंगे, अभी तो वो पेंडिंग पड़े हैं। तो ये सारे इशू, बोनस शेयर, राइट शेयर, ये भी क्या रहेंगे, पेंडिंग रहेंगे। हाँ, बट डिविडेंड पूछ के दे दो, अगर ट्रांसफर यस करेगा, ट्रांसफरर यस करेगा तो दे दो, कोई दिक्कत नहीं है। ओवरराइडिंग इफेक्ट सर, सेक्शन 126 शैल अप्लाई नॉट विथ स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड इन एनी अदर प्रोविजन ऑफ द एक्ट। हमें नहीं पता एक्ट की किसी प्रोविजन में क्या लिखा हुआ है क्या नहीं, हमारे तो यहाँ पे सेक्शन 126 की ही चलेगी कि सेक्शन 126 में क्या लिखा हुआ है कि जो इन तरह के डिविडेंड्स का कोई रौला है, शेयर्स का रौला है, तो उन शेयर्स को आप कहां पे ले जाओ, अनपेड डिविडेंड अकाउंट में ले जाओ, बट उसका जो डिविडेंड है आप ट्रांसफरर से ऑथराइजेशन लेके ट्रांसफरी को क्या कर दो, पे आउट कर दो। ओके सर, फेलियर टू डिस्ट्रीब्यूट डिविडेंड विद इन 30 डेज। सर व्हाट इफ अगर मैं 30 दिन के अंदर अंदर डिविडेंड पे आउट नहीं कर पाया, आपने कहा था कि फ्रॉम द डेट ऑफ डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड विद इन 30 डेज आपको ये पेमेंट क्लियर करनी है, बट अगर नहीं हुई तो ये तो हम सर पढ़ चुके, क्लियर विद इन 30 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ इट्स डिक्लेरेशन। हाँ, यहाँ पे दो चीजें, या तो डिविडेंड पे आउट कर दो या डिविडेंड वारंट आपने क्या कर दिए, पोस्ट कर दिए। क्लियर, समटाइम्स क्या होता है कि डिविडेंड आप बाय चेक नहीं दे रहे, आपने उसके वारंट बना दिए, जैसे कूपन्स नहीं होते, कूपन्स तो भी अपने आप में क्या है, एक वारंट ही है कि कूपन भर लेना, ले आना, हम आपको दे देंगे। तो मेरी ओर से सर डिविडेंड जो वारंट है वो भी क्या हो चुके, पोस्ट हो चुके, तो 30 डेज का टाइम आपके पास ये चीज मिली थी। नाउ पनिशमेंट फॉर डिफॉल्ट, पनिशमेंट फॉर डिफॉल्ट क्या है सर, पनिशमेंट फॉर एवरी डायरेक्टर हु इज नोइंगली अ पार्टी टू द डिफॉल्ट, क्या, इम्प्रिजनमेंट मैक्सिमम 2 years एंड प्लस फाइन 1000 पर डे के हिसाब से ईच डिफॉल्ट तक, और पनिशमेंट फॉर द कंपनी क्या होगी, कंपनी को सिंपल इंटरेस्ट एट द रेट 18% के हिसाब से, क्लियर, 18% पर एनम के हिसाब से क्या करना पड़ेगा, पे आउट करना पड़ेगा। अरे सर ये मत समझना कि आप कह रहे थे कि अगर 30 डेज के अंदर अनक्लेम्ड रहा तो उसको नेक्स्ट 7 डेज में अनपेड डिविडेंड अकाउंट में दे दो। अरे यहाँ पे तो कंपनी का डिफॉल्ट है, बंदा तो ट्रेसेबल है, शेयर होल्डर तो ट्रेसेबल है, बट कंपनी ने डिफॉल्ट किया, कंपनी ने डिविडेंड नहीं दिया, ये अनक्लेम्ड नहीं है, बंदा तो मांग रहा है, पर्सन शेयर होल्डर तो पैसे मांग रहा है कि मेरा डिविडेंड दो, बट कंपनी नहीं दे रही, तो वहां पे डायरेक्टर के ऊपर पेनल्टी लगेगी प्लस कंपनी के ऊपर पेनल्टी लगेगी कि विद इंटरेस्ट 18% पर एनम के हिसाब से वापस करो, और डायरेक्टर के ऊपर 2 साल तक की सजा प्लस 1000 पर डे के हिसाब से डिफॉल्ट जब तक कंटिन्यू रहेगा। एक्सेप्शंस, बट सर क्या ये जो पनिशमेंट आपने लगाई है इसकी कुछ एक्सेप्शंस हैं इंपॉर्टेंट, वेयर डिविडेंड कुड बी पेड बाय रीजन ऑफ द ऑपरेशन ऑफ एनी लॉ, मतलब सर बाय द ऑपरेशन ऑफ लॉ वो डिविडेंड पे आउट नहीं हो सकता, ठीक है, कोई बात नहीं, माफ कर देंगे, कोई आपके ऊपर पनिशमेंट वहां पे नहीं लगेगी। वेयर अ शेयर होल्डर हैज गिवन डायरेक्शन टू द कंपनी रिगार्डिंग द पेमेंट ऑफ डिविडेंड, शेयर होल्डर की तो डायरेक्शन आई कि मुझे इस तरह आपने पेमेंट करनी है, बट दोज डायरेक्शन कैन नॉट बी कंप्लाइड विद एंड द सेम हैज बीन कम्युनिकेटेड टू द शेयर होल्डर। मतलब सर हमारा डिस्प्यूट चल रहा है, वो कहता जी मुझे इस तरीके से पे आउट करो, और मैं उसको बता चुका कि ये कोड हम आपके साथ अप्लाई नहीं कर सकते, इस वजह से आपको पेमेंट नहीं हो सकती, एंड सेम बात मैंने उसको कम्युनिकेट भी करी, क्लियर। एंड आफ्टर दैट वेयर डिविडेंड इज लॉफुली एडजस्टेड बाय द कंपनी अगेंस्ट एनी सम ड्यू टू इट फ्रॉम द शेयर होल्डर, कोई बात नहीं सर, कोई लॉफुल अमाउंट थी, वही आपने पैसे देने थे, मैंने आपको, सिंपल सी बात है, मैंने आपको देने थे, तो मैंने लॉफुली क्या कर लिया, सेट ऑफ, या वर्ड बोल सकते हो सेट ऑफ, हमने कर ली, क्लियर। वेयर देयर इज अ डिस्प्यूट रिगार्डिंग द राइट टू रिसीव द डिविडेंड, सर लड़ मर रहे हैं, ये नहीं पता कि वो रिसीव करेगा, वो रिसीव करेगा, वो कहता जी डिविडेंड मेरा है, एंड वो सामने वाला पर्सन कहता जी डिविडेंड मेरा है, ये शेयर्स मेरे नाम पे, तो वहां पे राइट टू रिसीव का डिविडेंड जो है वो डिस्प्यूट वहां पे पेंडिंग है। या वेयर द नॉन पेमेंट ऑफ डिविडेंड इज नॉट ड्यू टू एनी डिफॉल्ट ऑफ एनी कंपनी, मतलब सर कंपनी की कोई गलती नहीं है, कंपनी की कोई नेग्लिजेंसी नहीं है, यहां पे वर्ड लिखना चाहें नो नेग्लिजेंस ऑफ कंपनी, सर कंपनी की कोई नेग्लिजेंस नहीं है, कंपनी की वहां पे कोई गलती नहीं है, बट पता नहीं क्यों ये एक डिफॉल्ट हो गया, तो
आपके ऊपर ये पनिशमेंट्स, दैट मींस सेक्शन 127 अट्रैक्ट वहां पे नहीं होगा। इज दैट क्लियर? ओके, अब आपके पास कुछ थोड़ा बहुत ये एक केस स्टडी आई थी लेटेस्ट, ये आप लोग अपने लेवल पे रीड आउट करना, एंड अगर कोई भी डाउट आए तो प्लीज आप मेरे से डिस्कस करते रहना। सर रेवोकेशन ऑफ डिविडेंड, क्या सर डिविडेंड जो एक बार डिक्लेयर कर दिया, क्या उसकी रेवोकेशन, क्या उसको रिवोक करना, कैंसिल करना पॉसिबल है? यस, नो रेवोकेशन ऑफ डिविडेंड। सेक्शन 127 रिक्वायर्स पेमेंट ऑफ डिविडेंड। हमने तो कहते जी 30 दिन के अंदर अंदर पेमेंट क्या करो, डिक्लेयर जब आपने कर दी उसकी पेमेंट करो। सेक्शन 127 ऑल्सो कवर्स सर्टेन सर्कमस्टांसेस इन विच नॉन पेमेंट ऑफ डिविडेंड विद इन 30 days डज नॉट अमाउंट टू कॉन्ट्रामेशन। मतलब 30 दिन के अंदर अंदर अगर आप पेमेंट कर दोगे। ऑल्सो कवर सर्टन, अच्छा कुछ एक्सेप्शंस की बात कर रहे हैं जो पीछे आप रीड आउट करके आए थे ना, कि अगर 30 दिन के अंदर आपने पेमेंट नहीं भी करी कोई बात नहीं, फिर भी वो एक तरह का डिफॉल्ट नहीं माना जाएगा। अगर आपको दिखा दूं तो ये वाले पॉइंट्स की बात कर रहे हैं, ये 5 पॉइंट्स एक्सेप्शंस की। ओके सर, रेवोकेशन ऑफ डिविडेंड इज नॉट अ ग्राउंड फॉर नॉन पेमेंट ऑफ डिविडेंड, दस ऑर्डिनरली अ डिविडेंड वंस डिक्लेयर्ड कैन नॉट बी रिवॉक्ड। तो बेसिकली सर एक बार डिविडेंड अगर आपने डिक्लेयर कर दिया तो वो रिवॉक नहीं हो सकता, बट इसकी भी कुछ क्या है एक्सेप्शंस। नंबर 1 इज वेयर declaration of dividend is ultra vires, clear, that is where dividend is declared although the company has not earned sufficient profits, the dividend declared can be revoked। आप उसको रिवोक कर सकते हैं क्योंकि वो अल्ट्रा वायर्स डिविडेंड था। however if illegally declared dividend is paid, जो आपने ये गलत वे से, इलीगल हो गया ना, अल्ट्रा वायर्स हो गया, इलीगल डिविडेंड अगर आपने पे आउट कर दिया तो वहां पे जो डायरेक्टर्स होंगे, डायरेक्टर्स शैल बी लायबल टू इंडेमनीफाई द कंपनी। दैट मींस डायरेक्टर्स की वहां पे क्या होगी, पर्सनल, डायरेक्टर्स आर पर्सनली लायबल इफ इलीगली पेड। सर अगर आपने गलती से भी पे आउट कर दिया, इलीगली पे आउट कर दिया, तो डायरेक्टर्स को पर्सनली वो क्या करना पड़ेगा, इंडेमनीफाई करना पड़ेगा, कंपनी को रीइंबर्समेंट करनी पड़ेगी। वेयर द कंपनी सीजेस टू बी गोइंग, सर एक तरफ तो आपकी हालात तो देखो ना क्या चल रहे हैं, एक तरफ तो आप कह रहे हो जी आप सीजेस टू बी गोइंग कंसर्न, और दूसरी तरफ डिविडेंड बांटने की बोल रहे हो। तो उस केस में अगर आपके गोइंग कंसर्न को कोई भी खतरा है, कोई भी इंडिकेटर ऐसा है कि आपकी गोइंग कंसर्न सीज हो रही है, खत्म होने जा रही है, दैट मींस आप नो मोर नेक्स्ट वन काम करने नहीं वाले, तो आप अपना डिविडेंड रिवोक कर सकते हैं, आपकी इच्छा। बट ये प्रोवाइडेड 2 केस हो, इनके अलावा नहीं, सिर्फ ये 2, या तो वो अल्ट्रा वायर्स हो या आपकी गोइंग कंसर्न को क्या है कोई खतरा, सिंपल सी बात। अदरवाइज डिविडेंड वंस डिक्लेयर्ड कैन नॉट बी रिवोक्ड। अब सर एक छोटा सा टॉपिक आपके सिलेबस में इंट्रोड्यूस किया गया, दैट इज ऑल अबाउट इंटायरम डिविडेंड। इंटायरम डिविडेंड के बारे में आपने स्टार्टिंग में समझाया था, हार्डली जस्ट 10 मिनट्स का हमारा टॉपिक है। आइए फटाफट इसको कंप्लीट करते हैं। सर इंटायरम डिविडेंड के बारे में आपने बताया था कि इंटायरम डिविडेंड क्या है, वो डिविडेंड जो ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर कंपनी क्या करती है, डिक्लेयर करती है, दैट इज कॉल्ड एज इंटायरम डिविडेंड। डिविडेंड इंक्लूड्स एनी इंटायरम डिविडेंड, डिविडेंड डिक्लेयर्ड बिटवीन 2 AGMs, जिसको 2 AGM के बीच में डिक्लेयर किया जाए, इंटायरम डिविडेंड, एंड इट इज डिक्लेयर्ड बाय द बोर्ड। अभी तक तो सर पुराने वाला चल रहा है। द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ अ कंपनी मे डिक्लेयर इंटायरम डिविडेंड ड्यूरिंग एनी फाइनेंशियल ईयर और एट एनी टाइम ड्यूरिंग द पीरियड फ्रॉम द क्लोज ऑफ फाइनेंशियल ईयर टिल द होल्डिंग ऑफ AGM। मतलब सर मैं AGM की वेट नहीं कर रहा, एक तो होता है कि AGM पे डिविडेंड डिक्लेयर करना, AGM की वेट नहीं कर रहा मैं, AGM से पहले ही क्लियर क्या कर रहा हूं, वहां पे डिविडेंड डिक्लेयर कर रहा हूं, दैट इज कॉल्ड एज इंटायरम डिविडेंड। इसके सोर्सेस क्या होंगे सर, एक तो सरप्लस इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट फॉर द फाइनेंशियल ईयर फॉर विच सच इंटायरम डिविडेंड इज सोट टू बी डिक्लेयर्ड, या तो सर उस साल के प्रॉफिट्स या फिर प्रॉफिट्स जनरेटेड इन द फाइनेंशियल ईयर टिल कब तक, द क्वार्टर प्रोसीडिंग द डेट ऑफ डिक्लेरेशन ऑफ इंटायरम डिविडेंड। लेट इट बी, मैं यहां पे वर्ड बोल रहा हूं कि मैंने जो डिविडेंड डिक्लेयर किया, अगर मैं अपनी इस बार की एग्जांपल लूं, आज अपनी क्या है 1 मई, सर मैंने 1 मई को 2020 को डिविडेंड डिक्लेयर किया, तो इसका प्रोसीडिंग क्वार्टर कब खत्म हुआ, 31 मार्च 2020, लास्ट क्वार्टर का, क्लियर, क्वार्टर 4 का जो भी प्रॉफिट होगा सर उस प्रॉफिट के बेसिस पे आप अपना इंटायरम डिविडेंड डिक्लेयर कर सकते हैं, क्लियर। और या फिर
मैं या फिर एग्जांपल दूं यहाँ पे कि लेट इट बी, ये तो चलो सर प्रीवियस ईयर का भी चला गया क्योंकि ये प्रॉफिट फॉर द फाइनेंशियल ईयर हो चुके पिछले वाले, क्लियर। या मैं कह रहा हूं कि अगर मान लो जैसे जुलाई में मैंने यहाँ पे, अगर मैं एग्जांपल यहाँ पे चेंज करूं सर, अगर मान लो जस्ट अ मिनट सर, मान लो मैंने 15 जुलाई को वहां पे क्या किया, डिविडेंड डिक्लेयर किया कमिंग, क्लियर एग्जांपल दे रहा हूं। तो इसके लिए लास्ट क्वार्टर कौन सा हुआ, 30 जून 2020, क्लियर। तो जो आपका फर्स्ट क्वार्टर होगा इसके प्रॉफिट्स में से आप अमाउंट यूटिलाइज कर सकते हैं। हालांकि यहाँ पे इतना प्रॉफिट नहीं होगा बिकॉज सर आप अच्छे खासे जानते हैं कि ड्यूरिंग द लॉकडाउन पोजीशन हमारी चल रही है, तो लॉकडाउन के कारण ये क्वार्टर में हमें बचेगा ही क्या, क्लियर। तो ये तो वैसी काइंड ऑफ एग्जांपल थी कि लास्ट प्रोसीडिंग क्वार्टर का मतलब क्या हुआ। रिस्ट्रिक्शन विद रिस्पेक्ट टू रेट ऑफ इंटरिम डिविडेंड, व्हेन इज द, सबसे पहली बात तो यह है कि व्हेन इज द रिस्ट्रिक्शन एप्लीकेबल, व्हेन कंपनी हैज इंकर्ड लॉसेस। वही चीज स्टार्टिंग में भी याद करो, जब कंपनी रिजर्व्स के ऊपर वो आपको प्रोविजंस बता के गए थे रूल 3 की, कि अगर आप रिजर्व्स में से पैसा यूज कर रहे हैं, सेम चीज यहाँ पे यार, एक तरफ तो आपके पास इनएडुकेट प्रॉफिट्स हैं या लॉसेज हैं और दूसरी तरफ आप डिविडेंड बांटने की बात कर रहे हैं। सर incurred losses हुए ड्यूरिंग द करंट फाइनेंशियल ईयर अप टू द एंड ऑफ इमीडिएटली प्रोसीडिंग क्वार्टर। 15 जुलाई को आप जान गए कि मैं तो जी इंटरिम डिविडेंड डिक्लेयर करूंगा, बट देख तो लो कि 30 जून तक तो आपको लॉसेज हुए, कि प्रीवियस जो आपका इमीडिएटली प्रोसीडिंग क्वार्टर था उसमें तो आपको लॉसेज हुए और आप यहां पे डिविडेंड बांटने की बात कर रहे। तो यस, इफेक्ट ऑफ रिस्ट्रिक्शन क्या होगा, द रेट ऑफ इंटरिम डिविडेंड शैल नॉट एक्सीड द एवरेज रेट। वही सर, पिछले 3 साल की जो रेट है, डिविडेंड रेट है, उसकी एवरेज से आप एक्सीड नहीं कर सकते। मैक्सिमम टू मैक्सिमम आप कितना दे सकते हो, पिछले 3 साल की एवरेज, क्लियर। अदर पॉइंट्स सर, नो पावर इज रिक्वायर्ड, क्लियर, फॉर डिक्लेरेशन ऑफ इंटरिम डिविडेंड। इंटरिम डिविडेंड शैल बी पेड वही विद इन 30 डेज ऑफ इट्स डिक्लेरेशन एंड वंस डिक्लेयर्ड कैन नॉट बी रिवोक्ड। एक बार अगर डिक्लेयर कर दिया तो आप इसको रिवोक नहीं कर सकते। सेम केस यहां पे नीचे आपके पास गिवन है कि लास्ट 3 साल में 12%, 15% और 18%, कितना हुआ सर, 12 प्लस 15 प्लस 18 डिवाइड बाई 3, 45 डिवाइड बाई 3, 15% मैक्सिमम आप दे सकते हैं। और कंपनी का लिखा हुआ है कि इंकर्ड लॉसेस, कंपनी लॉसेस इंकर्ड कर रही है और डिक्लेयर कितना किया, 15%। बताओ ये वैलिड है या नहीं, सर कहने की बात ही नहीं है। अभी तो आपने बताया कि अगर आपको प्रोसीडिंग क्वार्टर में लॉस इंकर हुआ तो वहां पे रिस्ट्रिक्शन होएगी कि मैक्सिमम रेट आप पिछले 3 साल की एवरेज दे सकते हो। तो एवरेज कितनी बनी सर, 15%, और दिया भी कितना, 15%, देन इट इज वैलिड, देन इट इज वैलिड, क्लियर। एंड लास्ट इज सर, बस छोटा सा 2 मिनट का टॉपिक, कंसिक्वेंसेज ऑफ पेमेंट ऑफ डिविडेंड। अगर आप आउट ऑफ कैपिटल ही खा गए सर, फ्री रिजर्व्स तो छोड़ो, कैपिटल ही खा गए, कैपिटल में से डिविडेंड बांटना शुरू कर दिया, इतने मारे हाल आ गए आपके, तो पर्सनल लायबिलिटी क्या होगी डायरेक्टर्स की, द डायरेक्टर शैल बी हेल्ड पर्सनली लायबल टू मेक गुड टू द कंपनी द अमाउंट डिस्ट्रीब्यूटेड एज डिविडेंड। अरे सर, पहला ही टॉपिक हमने आपको क्या समझाया, सोर्सेज बताए कि डिविडेंड कहां कहां से आप बांट सकते हैं। मैक्सिमम टू मैक्सिमम आपको फ्री रिजर्व्स की ऑप्शन आपको दे दी। अरे आपने तो कैपिटल ही खानी शुरू कर दी, आपने तो डिविडेंड कंपनी की कैपिटल में से ही बांट दिया, तो वो तो सर गलत बात है ना। ये थोड़ी है कि शेयर्स इशू किए और कैपिटल के थ्रू जो पैसा आया वो डिविडेंड में बांट दिया। वो ऐसे भी क्या हवा बनानी है मार्केट में हमने कि हमने अपनी कैपिटल ही नेगेटिव करनी शुरू कर दी। डायरेक्टर्स आर पर्सनली लायबल, क्या उनको नहीं पता कंपनीज एक्ट की प्रोविजन वहां पे क्या है, क्लियर। एंड डायरेक्टर्स राइट ऑफ इंडेमनिटी, डायरेक्टर्स हैव राइट ऑफ इंडेमनिटी अगेंस्ट द मेंबर्स हु रिसीव डिविडेंड्स नोइंग दैट, जिनको पता था कि कंपनी तो लॉसेज में है और ये कंपनी जो डिविडेंड दे रही है वो आउट ऑफ कैपिटल दे रही है। दैट मींस सर मैंने पहले क्या किया, ये सॉरी हमारे जो डायरेक्टर्स हैं, क्लियर, ये कंपनी, ये डायरेक्टर्स और ये मेंबर्स। सर डायरेक्टर्स ने मेंबर्स को क्या पे आउट कर दिया, डिविडेंड पे आउट कर दिया आउट ऑफ, कहां से सर, आउट ऑफ कैपिटल पे आउट कर दिया। एंड मेंबर्स नोइंगली, क्लियर, उनको इस बात का बेसिकली सब पता है, क्लियर, कि कंपनी क्या कर रही है, डिविडेंड आउट ऑफ कहां पे आउट कर रही है सर, आउट ऑफ कैपिटल पे आउट कर रही है। तो
डायरेक्टर्स किसको लायबल है? कंपनी को। एंड डायरेक्टर्स हैव द राइट टू इंडेमनीफाई, राइट टू गेट indemnified by the members, कि बेसिकली मेंबर्स उनको क्या करेंगे? इंडेमनीफाई करेंगे। तो ये इस वे से वहां से क्या जाएगा? सर्कल। एंड नो लायबिलिटी ऑफ डायरेक्टर्स वेयर डिविडेंड improperly paid out of capital has been made good out of subsequent profits। बट सर अगर मान लो हमने, ठीक है, मानना कि हमने गलत काम किया, हमने कैपिटल खा गए, हम अपनी कैपिटल को नेगेटिव में ले गए, आउट ऑफ कैपिटल डिविडेंड बांट दिया, बट ये भी तो देखो कि आपको सब्सिक्वेंट प्रॉफिट हुए कि नहीं हुए। हमने आपको पैसा कमा के तो भी दिया। तो अगर हमने सब्सिक्वेंटली आपको प्रॉफिट्स कमा के दिए, फिर हमारे ऊपर कोई भी लायबिलिटी नहीं है, फिर हमें कोई इंडेमनिफिकेशन वहां पे नहीं करनी। एंड लायबिलिटी सीजेस टू अटैच टू द डायरेक्टर्स, फिर आपके ऊपर कोई भी लायबिलिटी नहीं बनेगी। ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं। एक बार हमने आउट ऑफ कैपिटल डिविडेंड बांटा, बट ये भी तो बताओ डिविडेंड बांटने से क्या कंपनी को प्रॉफिट नहीं हुए? क्या सब्सिक्वेंट प्रॉफिट्स के थ्रू हमने उसको अच्छा नहीं किया? सर सारा कुछ तो हो रहा है, तो फिर आपके ऊपर कोई भी लायबिलिटी वहां पे नहीं लगेगी। इज दैट फाइन? एंड इस वे से आपका ये टॉपिक भी, चैप्टर नंबर 8 जो बिल्कुल ही छोटा सा टॉपिक था, ये क्या हुआ? कंप्लीट। एंड नेक्स्ट टॉपिक जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा दैट इज चैप्टर नंबर 5 डिपॉजिट्स के बारे में। क्लियर? क्योंकि अभी पहले बस छोटे छोटे टॉपिक्स डिस्कस कर रहे हैं। जैसे ये वाला टॉपिक आज वाला जो हमने फिनिश किया, सर ये 6 to 10 मार्क्स की वेटेज रखता है आपके एग्जाम में। 6 to 10 मार्क्स की वेटेज रखता है ये अकेला। क्लियर? एंड डिपॉजिट्स भी आपके लिए 6 मार्क्स की क्या रखेगा? वेटेज रखेगा। तो बेटर है कि पहले हम ये छोटे छोटे टॉपिक्स क्या करें? इकट्ठे करें, स्ट्रेंथ इकट्ठी करें कि बेसिकली हमारा मोस्ट ऑफ द सिलेबस क्या हो? कवर हो। क्लियर? अब जैसे नेक्स्ट ऑन हालात दिख रहे हैं कि लॉकडाउन में भी एक्सटेंड हो, व्हाटएवर जो भी है, आप लोगों ने इस चीज को बिल्कुल भी नेगेटिव सेंस में नहीं लेना कि सर अब तो एक्सटेंड हो गया, आराम से करते रहेंगे। कुछ कुछ इसको लाइटली लेते जा रहे हैं, मे बी क्लासेस को प्रॉपरली अटेंड भी नहीं कर रहे होंगे। तो ये बेसिकली आप अपना ही नुकसान कर रहे हैं। तो प्लीज प्लीज ऐसा गलत काम ना करें, क्लासेस को प्रॉपर वे से अटेंड करें। एंड कोई भी डाउट है, चाहे वो प्रीवियस चैप्टर्स में से है, चाहे वो करंट टॉपिक्स में से है, आप मेरे से वो डाउट्स क्लियर करिए। मेरी ओर से ऐसा कभी नहीं होगा कि मैं आपका रिप्लाई ना करूं। हाँ, आगे पीछे रिप्लाई हो सकता है कि मैं थोड़ा लेट करूं रिप्लाई, बट आपको रिप्लाई मिलेगा। एंड अगर रिप्लाई ना आए तो आप स्ट्रिक्टली मुझे कॉल कीजिए कि सर प्लीज मेरा डाउट क्लियर करें। हाँ, इतना भी स्ट्रिक्टली नहीं प्लीज। क्लियर? तो नॉर्मल सी बात, ये सेशंस जो हमारे हो रहे हैं तो प्लीज इसको आप प्रॉपर वे से लेते जाएं। ये नहीं है कि सर अब तो लॉकडाउन है कि आराम से चलेंगे, कोई बात नहीं है, बट हम एक फोकस्ड वे से प्रॉपरली तैयार रहें कि जो जो सिलेबस हमारा होता जा रहा है उसको प्रॉपर वे से अटेंड किया जाए। इज दैट फाइन? ओके, थैंक्स अ लॉट एंड स्टे ट्यून्ड विद मी फॉर फर्दर मोर लेक्चर्स। ओके।